आसवी ने कहा हाँ। और इसके बाद जितना भी अमन ने कहा था वह आसवी बोलती चली गई। मैं सोच भी नहीं सकती थी अमन ये सब करेगा। सॉरी, उस अमन को तो मैं नहीं छोड़ूंगा। आसवी, नहीं सॉरी, अभी उसके पास वीडियो है और हमें उसके पार्टनर के बारे में भी पता करना है कि कौन है वह। तब तक हमें ये नाटक जारी रखना होगा कि श्लोक हम दोनों से नफरत करता है। एक बार वह वीडियोस और अमन के पार्टनर का नाम पता चल जाए तो उसे इस तरह जेल में डालूंगी कि सारी जिंदगी बाहर नहीं निकल पाएगा। श्लोक, आसवी सब ठीक हो जाएगा। सभी कुछ घंटे बाद घर आ जाते हैं। गोपाल जी आसवी को डांटते हुए, ये सब क्यों किया? तो आसवी कहती है कि पापा, सत्यम को जेल में नहीं डाल पाए, उसने कई लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की है। उन सब का गुनहगार मैं खुद को समझती थी और डिप्रेशन में आकर ये कदम उठा लिया। सॉरी पापा, आगे से ऐसा नहीं होगा। तभी अमन आया और गोपाल जी के पैर छूते हुए आसवी से पूछा, आसवी कैसी हो तुम, अब ठीक हो? आसवी को बहुत गुस्सा आ जाता है। वह अमन को रिप्लाई नहीं करती और ऊपर रूम में आ जाती है। अमन भी उसके पीछे आता है। क्या हुआ आसवी, तुम मुझसे क्यों नाराज हो? वह सब तो उस श्लोक ने। आसवी तेजी से चिल्लाकर दरवाजे की तरफ उंगली दिखाकर कहती है, अमन जाओ तुम यहाँ से। अमन कहता है, पर हुआ क्या? आसवी, जाओ ना यहाँ से तुम। अमन गुस्से में वहाँ से चला जाता है। आसवी वहीं परेशान होकर बेड पर बैठ जाती है और अमन की कही हुई बात याद करने लगती है। तभी उसे कुछ याद आता है तो वह श्लोक और शौर्य को फ़ोन करके कैफ़े आने को कहती है। वहीं कैफ़े जिसमें वह लोग हमेशा मिला करते थे। शौर्य, क्या हुआ आसवी, अचानक से हमें बुलाया? श्लोक, आसवी कुछ याद आया क्या? आसवी, हाँ, अमन के पार्टनर का नाम आसे है। क्या? श्लोक ने पूछा। आसवी, हाँ, उस टाइम अमन अपने पार्टनर का नाम लेने ही वाला था कि तुम सब आ गए थे। वह आकर रुक गया और वह पार्टी में भी आया हुआ था। तभी शौर्य बेटर से पेन व पेपर लेता है। शौर्य, हम जितने भी गेस्ट आए थे उन सभी की लिस्ट बनाते हैं, शायद कुछ क्लू मिल जाए। आसवी के फ़ोन पर मंजीत की कॉल आती है। मंजीत बताता है, मैम वह फर्जी नंबर है, उससे कोई दूसरी कॉल नहीं की गई है और उसकी लास्ट लोकेशन होटल की थी। आसवी कहती है, ओके ठीक है, और सत्यम के खिलाफ सबूत जुटाओ, उसके बड़े भाई के ऊपर नज़र रखो, मैं कुछ देर में आती हूँ। सभी टेबल के पास रखी चेयर पर बैठ जाते हैं, फिर कॉफ़ी ऑर्डर करके लिस्ट बनाने लगते हैं। श्लोक, आ नाम से सिर्फ 5 ही लोग आए हुए थे। क्या? आसवी, तुम इन सबको जानती हो? आसवी ने नामों को पढ़ना शुरू किया। अजय, ये तो मैरिड है और पार्टी वाले दिन ही नैनीताल से आया था। अंशिका तो अमन की बहन है। अनन्या भी पार्टी वाले दिन ही अपने ससुराल से आई थी। आशुतोष तो तुम्हारा फ्रेंड है जिसे तुमने इनवाइट किया था। अनामिका को भी तुमने इनवाइट किया था। श्लोक, क्या? नहीं, अनामिका को मैंने इनवाइट नहीं किया था, शायद प्रफुल्ल लोगों ने इनवाइट किया हो। सॉरी, नहीं, प्रफुल्ल लोगों ने इनवाइट नहीं किया था क्योंकि पार्टी में वह लोग मेरे साथ आए थे। फिर भी मैं एक बार कॉल करके कंफर्म कर लेता हूँ। सॉरी कॉल करता है, फिर बात करके फ़ोन रख देता है। आसवी, क्या हुआ, उन लोगों ने नहीं बुलाया था? श्लोक, जब अनामिका को किसी ने नहीं इनवाइट किया था तो अनामिका पार्टी में कैसे पहुंची? वह अमन की दोस्त भी नहीं है। कहीं अनामिका अमन की पार्टनर तो नहीं? ये सुनते ही तीनों कुछ देर शांत रहे। फिर चुप्पी को तोड़ते हुए आसवी बोली, अब ये तो 1 हफ्ते के बाद पता चलेगा। सॉरी, 1 हफ्ते के बाद मतलब? आसवी, मतलब 1 हफ्ते के बाद हम घर में अपनी शादी की बात करेंगे। श्लोक, क्या कहना चाहती हो, साफ साफ बोलो। आसवी, 1 हफ्ते बाद मम्मी पापा की एनिवर्सरी है और मैं सोच रही थी कि हम तभी अपने घर में हमारी शादी की बात करें। सच्ची कहकर श्लोक आसवी के गाल पर किस कर लेता है। सॉरी, ओ मजनू, थोड़ी देर शांत बैठो। और फिर आसवी से कहता है, आसवी प्लीज बातें गोल गोल न घुमा और बताओ क्या करने वाली हो। आसवी, अमन हमारे व श्लोक के बीच गलतफहमियां लाना चाहता है तो हम उसे पूरा यकीन दिलाएंगे कि हम श्लोक अलग हो गए हैं। इससे हमारी तरफ से पूरी तरह से वह निश्चिंत हो जाएगा और कोई चाल नहीं चलेगा। इन 1 हफ्तों में हम वीडियोस बस सभी फ़ोटोज़ ढूंढ लेंगे।
जिस दिन मम्मी पापा की एनिवर्सरी रहेगी, हम सबके सामने अपनी शादी का ऐलान करेंगे। ये सुनते ही अमन गुस्से में भड़क जाएगा और वह अपने पार्टनर के पास जाएगा। हम में से कोई उसका पीछा करेगा और हम उन्हें पकड़ लेंगे। सॉरी, पर आसबी तो हम ये भी तो कर सकते हैं कि अभी से ही तुम व श्लोक भाई साथ में रहो। तो अमन गुस्से में अपने पार्टनर से मिलने जरूर जाएगा। आसबी, हाँ ये भी हो सकता है, बट हमें फोटोज वीडियोस पाने के लिए कुछ टाइम चाहिए, समझे श्लोक। हम समझ गए, बहुत समझदार हो तुम। आसबी, बचपन से हूँ। श्लोक, मैडम आसबी अब चलें। आसबी पुलिस स्टेशन पहुँचती है। मंजीत, मैम जिस दिन कैफे में हमला हुआ था और घनश्याम को किडनैप किया गया था, उस दिन की सीसीटीवी फुटेज को फिर से हम लोगों ने देखा तो उसमें कुछ मिला है क्या? लाओ मुझे सीसीटीवी फुटेज दिखाओ। मैम सीसीटीवी फुटेज कैफे में ही जाकर मिल सकती है। ठीक है चलो। आसवी मंजीत के साथ कैफे में पहुंचती है। वह कैफे में जाकर देखती है। मंजीत, ये देखिए मैम, सत्यम पेड़ के पीछे खड़ा है, जिससे ये साबित होता है कि वह यही था, अमेरिका नहीं गया हुआ था और इन सब के पीछे भी वही है। बहुत अच्छा सबूत है, इससे सत्यम कहीं भी नहीं जा पाएगा। आस भी जाने लगती है, तभी वहाँ पर कुछ देखकर रुक जाती है और मन में सोचती है, अरे ये तो अमन यहाँ पर है, पर यहाँ किसका वेट कर रहा है। वह कुछ देर तक सीसीटीवी फुटेज चलने देती है तो अमन का पार्टनर आता हुआ दिखाई देता है। आस भी सोचती है, इसने तो अपना चेहरा ढका हुआ है, पर इसे कैसे पहचाने कि ये कौन है। वो धीरे धीरे जूम करके देखती है तो उसके पैरों की तरफ उसकी नज़र जाती है तो वह एक लड़की है। इसने हील्स पहनी है। कहीं हम लोगों का शक सही तो नहीं कि उसकी पार्टनर अनामिका ही है। इसी तरह एक हफ्ता बीत जाता है और गोपाल जी की पार्टी चल रही थी। आसबी गोपाल जी से कहती है, पापा आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। गोपाल जी, हाँ बोलो। आसबी, पापा मैं किसी को लाइक करती हूँ और उससे शादी करना चाहती हूँ। गोपाल जी, अरे वाह, मेरी बेटी को राजकुमार मिल ही गया है। कौन है वह? आसबी, अभी नहीं पापा, अभी स्टेज पर बताएंगे। गोपाल जी, मुझे पूरा भरोसा है कि तुमने सही व्यक्ति को चुना है। कुछ देर में स्टेज पर गोपाल जी और सविता जी केक कट करते हैं। उसके बाद सभी लोग उन्हें बधाई देते हैं। इस लोग सॉरी सभी लोग खड़े रहते हैं। तभी आसवी कहती है कि लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आई लाइक समवन, और मैं आप सबके सामने उसको इंट्रोड्यूस कराना चाहती हूँ। सॉरी इस लोग को धक्का देता है और कहता है, जाओ भाई। इस लोग आगे बढ़ने वाला होता है। आसवी कहती है, मैं जिस इंसान से शादी करना चाहती हूँ उसका नाम है। इस लोग एकदम आगे बढ़कर स्टेज पर पैर रखने ही वाला होता है कि आसवी कहती है, उसका नाम है सत्यम सिंह। इस लोग के बढ़े हुए कदम ये नाम सुनकर रुक जाते हैं। पीछे से सत्यम मुस्कुराता हुआ आया और इस लोग को धक्का देकर स्टेज पर चढ़ गया। आसवी, ये सत्यम सिंह है, आप सब तो इन्हें जानते ही होंगे। अगले महीने शादी करने वाले हैं। गोपाल जी आसवी के पास आते हैं और धीरे से कहते हैं, ये सब क्या है आसवी? आसवी कहती है कि पापा ये सब सच है। वहाँ खड़े सभी गेस्ट में कानाफूसी होने लगी। वहाँ पर मीडिया भी आई हुई थी। एक रिपोर्टर आकर सवाल करने लगा, एसीपी मैम, ये तो एक मुजरिम है और आप इसे जेल भी ले गई थी। वकील घनश्याम के पीछे भी इसी का हाथ होने की बात आपने ही कही थी। फिर आज ये सब क्या है? कहीं आपको अपने प्रमोशन से संतुष्टि नहीं मिली तो आप पूरे दिलदार सिंह की प्रॉपर्टी तो नहीं हथियाना चाहती? आसवी गुस्से में उस रिपोर्टर का कॉलर पकड़कर बोलती है, ये क्या तरीका है? अपनी लिमिट में रहकर सवाल करो। तभी सत्यम आता है और आसवी को रिपोर्टर के पास से हटाते हुए बोला, देखिए मैं जानता हूँ कि हमारे डैड गैर कानूनी सारे धंधे करते हैं, जिसकी सज़ा वह आज जेल में काट रहे हैं, और यकीन मानिए आप सभी, मुझे उनके इस काम के बारे में कुछ भी नहीं पता था। मैं यूएस में था और जब मैं यहाँ पर आया तभी मुझे इन सब के बारे में पता चला। मैं बस अपने डैड के किए का प्रायश्चित करना चाहता हूँ। मैं एक वृद्धा आश्रम व अनाथ आश्रम भी खोलना चाहता हूँ। तभी पीछे से एक रिपोर्टर ने कहा, 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली।
किसी तरह पुलिस वालों को बुलाकर उन सभी को हटाया जाता है। वह सभी गेस्ट को भी हाथ जोड़कर माफ़ी मांग गोपाल व अनिल जी से विदा करते हैं। जैसे ही गेस्ट चले जाते हैं, गोपाल आसवी के पास जाते हैं। आसवी कुछ कह रही होती है कि एक तेज सा थप्पड़ उसके गाल पर आकर पड़ा। आसवी गाल पर हाथ रखे हुए गोपाल जी की तरफ देखती है। ये सब क्या तमाशा लगा रखा है तुमने? और ये लड़का कहकर गोपाल सत्यम की तरफ देखता है और उसे भी घसीट कर एक थप्पड़ मारते हैं। पापा, ये आप क्या कर रहे हैं? आसवी सत्यम के पास जाकर बोली, सही कह रही हो तुम। ये जो थप्पड़ इसे मारा हूँ और जो थप्पड़ तुम्हें अभी मारा हूँ, यही थप्पड़ बहुत पहले मारना चाहिए था मुझे। आज तुमने पूरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। मैं तुम पर इतना गर्व करता था, लेकिन आज तुमने मेरे गर्व को चकनाचूर कर दिया है। पापा प्लीज आप मेरी बात सुनो। आसवी गोपाल का हाथ पकड़ते हुए बोली, पर गोपाल एक हाथ झटक कर वहाँ से चले गए। आसवी सविता जी अपनी माँ के पास गई तो सविता आंखों में आंसू भरकर बोली, आज तुमने साबित कर दिया कि हमारी परवरिश गलत है। धीरज आसवी से बोला, मैं तुम्हें प्यार से गुड़िया बुलाता था, पर तुमने तो हम लोगों को गुड्डा गुड्डी समझकर रौंद दिया। मुझे खुद को तुम्हारा भाई कहते हुए शर्म आ रही है। सभी वहाँ से एक एक करके चले गए। अब सिर्फ वहाँ श्लोक, आसवी, सत्यम शौर्य खड़ा था। आसवी की आंखों में आंसू आ गए तो सत्यम उसके पास जाकर उसे गले लगाकर कहता है, डोंट वरी बेबी, मैं हूँ तुम्हारे साथ। आसवी उसे धक्का देने वाली होती है कि तभी सत्यम धीरे से उसके कान में कहता है ना बेबी, ऐसी गलती मत करना। तुम्हारी एक गलती किसी की ज़िंदगी बर्बाद कर सकती है। तुम तो मुझे अच्छे से जानती ही हो, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी। तभी इस लोग झटके से आया और सत्यम को आसवी से दूर करके उसके चेहरे पर एक मुक्का मारा और बोला, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी आसवी को छूने की? हिम्मत की तो बात ही ना कर। तेरी आसवी ने मुझे खुद छूने की परमिशन दी है। क्यों आसवी? सत्यम आसवी की तरफ देखते हुए एक आंख मारा। नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। इस लोग सत्यम को घूरते हुए बोला, तो ठीक है, जाकर खुद अपनी आसवी से पूछ लो। सत्यम आसवी की तरफ देखकर बोला, फिर बोला, बेबी मैं चलता हूँ, शाम को शॉपिंग पर भी चलना है, तुम तैयार रहना। जाते जाते फिर मुड़कर बोला, मुझे हमारी शादी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं चाहिए। आई लव यू बेबी। कहकर सत्यम फ्लाइंग किस करके वहाँ से हंसता हुआ चला गया। इस लोग आसवी के पास आकर बोला, ये सत्यम जो बोला उस बात में कितनी सच्चाई है? आसवी कुछ नहीं बोलती है तो इस लोग उसके दोनों हाथों को पकड़कर झकझोर कर कहता है, आसवी बताओ कितनी सच्चाई है उसकी बातों का? क्या तुम अपनी मर्जी से उससे शादी कर रही हो? आसवी इस लोग की तरफ बिना देखे ही कहती है, हाँ ये सब मेरी मर्जी से हो रहा है। अगले दिन सभी न्यूज़ टीवी चैनलों में आसवी सत्यम की चर्चाएं थीं। शहर की रखवाली करने वाली एसीपी आसवी ने शहर की बर्बादी करने वाले दिलदार सिंह के छोटे बेटे सत्यम सिंह के साथ किया शादी का ऐलान। क्या ये सब एसीपी आसवी दिलदार सिंह के बेशुमार दौलत के लिए किया? इस तरह आसवी व सत्यम की खबरें रिपोर्टर वाले मिर्च मसाला लगाकर बता रहे थे। देख लिया, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। गोपाल आसवी पर चिल्लाते हुए बोले, पापा मैंने आज जो भी किया है बहुत सोच समझ कर किया है। मैं सत्यम से प्यार करती हूँ और बस मुझे कुछ नहीं सुनना है। कहकर आसवी वहीं से सीधे पुलिस स्टेशन चली जाती है। इंस्पेक्टर मंजीत, मैम सत्यम सिंह के साथ आप शादी क्यों कर रही हैं? आसवी, तुमसे मतलब जो काम करने को कहा था उसका क्या हुआ? कुछ पता चला? मंजीत, जी मैम, उसका पता चल गया है, 1-2 दिन में फ़ोन करके बता दूंगा। आसवी, ठीक है। मंजीत, मैम लेकिन ये केस तो दिलदार सिंह से रिलेटेड नहीं है और इस थाने में ऐसा कोई केस नहीं है। आपका इस केस से क्या लेना देना है? आसवी तेजी से गुस्से में कुर्सी पर से उठकर मंजीत को उंगली दिखाते हुए बोली, जितना कहा है उतना करो और जाओ यहाँ से। यस मैम कर मंजीत वहाँ से बाहर चला जाता है। आसवी, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, चलो। इस लोग अंदर आते हुए बोला, मुझे अभी कोई बात नहीं करनी है तो प्लीज़ जाओ यहाँ से। आसवी ने बिना इस लोग की तरफ देखे हुए फाइल में ही देखते हुए बोली, पर मुझे करनी है और अभी करनी है। इस लोग आसवी का हाथ पकड़कर चेयर पर से उठते हुए बोला,
श्लोक ये पुलिस स्टेशन है, यहाँ पर तमाशा मत करो, जाओ यहाँ से। आसवी ने इस बार भी नीचे जमीन की तरफ देखते हुए बोली, आसवी तुम मुझसे नजरें क्यों नहीं मिला रही हो? जो भी कहना है मेरे सामने मुझे देखकर कहो। श्लोक मेरे पास बहुत से काम है, तुम यहाँ से बाहर जाओ। बाहर तो जाऊँगा पर मैं नहीं, हम कहकर श्लोक आसवी का हाथ पकड़कर बाहर लाकर गाड़ी में बिठाया और गाड़ी स्टार्ट कर दी। बताओ ये सब तुम क्यों कर रही हो? मुझे पूरा भरोसा है तुम्हारे ऊपर, तुम मुझे बता सकती हो। श्लोक ने एक जगह गाड़ी रोककर आसवी से पूछा। आसवी फिर भी चुप रहती है, वह कुछ नहीं बोलती। तो श्लोक उसे जाकर गले लगा लेता है। श्लोक के गले लगाते ही आसवी की आंखों में आंसू आ गए, पर वह उन्हें पोंछ लेती है। वह कुछ बोलती इससे पहले ही सत्यम की कार वहां आकर रुकी। वह मुस्कुराते हुए कार के बाहर निकला और आसवी के पास जाकर खड़ा हो गया और बोला, हाय बेबी, मैं पुलिस स्टेशन गया था तो पता चला कि तुम श्लोक के साथ गई हो, तो बस तुम्हें ढूंढते ढूंढते यहाँ पर आ गया। श्लोक, देख सत्यम, हम और आसवी बात कर रहे हैं, तेरा यहाँ कोई काम नहीं है। आसवी मेरी होने वाली वाइफ है और मुझे पूरा हक है। सत्यम ने इतना ही कहा कि श्लोक ने कहा कि हुई नहीं है तो ख्याली पुलाव पकाना बंद करो और निकलो यहाँ से, मुझे बात करनी है। सत्यम कुछ कहता तुरंत आसवी बोली, शांत हो जाओ तुम दोनों। सत्यम तुम जाओ यहाँ से। ठीक है, आप कह रही हैं तो मैं चला जाता हूँ। वैसे तो आपको एक पल भी अकेले छोड़ने का मन नहीं करता है, जान जो है आप मेरी। सत्यम बेशर्म की तरह हंसते हुए बोला। आसवी ने तेजी से कहा, जाओ यहाँ से। सत्यम वहाँ से हंसते हुए चला जाता है। तो श्लोक आसवी से कहता है, आसवी, एक हफ्ते पहले हम लोगों ने डिसाइड किया था कि अंकल आंटी के एनिवर्सरी के दिन हम अपनी शादी अनाउंस करेंगे, तो अब क्या है? एक हफ्ते पहले कैफे में अमन के साथ उसके पार्टनर को आसवी देखती है। उसके पैरों में हिल्स थी, जिससे वह समझ चुकी थी कि अमन का पार्टनर कोई लड़की है। उसे 2 वजहों से अनामिका पर डाउट हो रहा था। पहला तो बिना किसी के बुलाए अनामिका अमन की पार्टी में आई थी, जबकि कभी उसका और अमन का एक दूसरे से किसी ने इंट्रोडक्शन भी नहीं कराया था। दूसरा, अमन की पार्टनर लड़की थी तो वह अनामिका ही हो सकती है। अपने शक को यकीन में बदलने के लिए आसवी अनामिका से मिलने उसके घर पर चली गई। अनामिका अचानक से आसवी को देखकर हड़बड़ा गई। आसवी, तुम यहाँ? अनामिका हड़बड़ाते हुए बोली। हाँ, एक केस के सिलसिले में यहाँ आई थी। किसी पर शक था तो अपने शक को यकीन में बदलने आई थी। मतलब? अनामिका डरते हुए बोली। तुम क्यों इतना डर रही हो? अरे, तुम्हारे आगे की कॉलोनी में किसी केस के सिलसिले में आई हुई थी, इधर से गुजर रही थी तो सोचा तुमसे मिलती चलूं। अभी तो तुम ठीक हुई हो, इतनी जल्दी ड्यूटी तुमने करना शुरू कर दिया? अनामिका बोली। तो आसवी ने कहा, क्या करें, मेरी पूरी जिंदगी का सवाल है। मतलब? अनामिका ने अचरज से कहा। तो आसवी ने कहा कि आज तक मैंने सारे केस सॉल्व किए हैं, अगर कोई केस अनसॉल्व रह गया तो मेरी पूरी जिंदगी में नाकामी का थप्पा लग जाएगा ना, बस इसलिए। ओ, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ, अनामिका ने कहा। तो आसमी ने तुरंत कहा, तुम भी पी लेना, गला सूख रहा है तुम्हारा और माथे पर पसीने की बूंदें भी देखी आई हुई हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस गर्मी ज़्यादा है तो वही पसीने आ गए आज, अनामिका ने अपने डर को छुपाते हुए कहा और पानी लेने किचन में चली गई। आस भी हल्के से मुस्कुराई। हालांकि अनामिका के डर को देखकर उसका शक यकीन में बदल चुका था कि अमन की पार्टनर यही है, पर फिर भी जिस काम के लिए वहां आई थी उसे करना शुरू किया। अनामिका के रूम में गई और उसे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। उसे हिल्स अनामिका के बेड के नीचे ही मिल गई। फिर उसने फ़ोन पर रिंगटोन बजी। उसने फ़ोन पर देखा तो सौर्य की कॉल थी। हाँ सौर्य, बोलो, वहाँ पर सब ठीक है? हाँ आसवी, सब ठीक है। अनामिका की कई कॉल आई थीं, पर हमने चुपके से अमन का फ़ोन साइलेंट पर कर दिया था। इस लोग भैया अमन को अपनी बातों में उलझाए हुए हैं। मैं बाहर जाने का बहाना करके पीछे वाले दरवाजे से अमन के रूम में आ गया हूँ और फोटोज वीडियो ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। अमन को लगता है कि मैं चला गया हूँ। गुड, तुमको तो पुलिस डिपार्टमेंट में होना चाहिए, आसवी ने हंसकर कहा। तो पीछे से आवाज आई, किसको पुलिस डिपार्टमेंट में होना चाहिए? आसवी पीछे मुड़ी तो अनामिका पानी का गिलास लिए खड़ी थी।
अरे वह हम पुलिस वाले गुप्तचर रखते हैं, तो उसी से कह रही थी। आसवी बातों को संभालते हुए बोली। ओह ये लो पानी। और तुम्हारा शक यकीन में बदला? आई मीन तुम्हारे गुप्तचर का फोन आया था, तो कुछ बताया ही होगा। आसवी हिल्स की तरफ देखते हुए बोली। हाँ, शक यकीन में बदल गया है। अच्छा मैं चलती हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। आसवी अनामिका के घर से निकलते ही इस लोग को कॉल की। इस लोग भी अमन के पास से बाहर आ गया और पीछे के दरवाजे से सौर्य भी आ गया। तीनों फिर वहीं कैफे में मिलते हैं। अमन अपना फोन उठाता है तो देखता है कि अनामिका की 10 कॉल पड़ी हुई थी। वह फोन करता है तो अनामिका गुस्से में कहती है, कहाँ मर गए थे जो फोन नहीं रिसीव कर रहे थे? वह श्लोक आ गया था तो मेरे पास। जैसे ही अमन ने कहा, अनामिका चौंक गई और बोली, क्या? आसबी भी मेरे पास आई हुई थी क्या इस बार? अमन भी चौंकते हुए बोला। एक काम करो, हम मिलकर बात करते हैं, कहीं इन लोगों को हम पर शक तो नहीं हो गया? अमन ने कहा और फिर फोन कट कर दिया। अब आगे क्या करना होगा मुझे तो पता भी नहीं कि अनामिका ऐसा क्यों कर रही है। श्लोक बोला। अब कुछ नहीं करना होगा, अब हम सीधे मिलकर अमन व अनामिका को एक्सपोज करेंगे। जहाँ तक मैं अमन को जानती हूँ, उसे हम पर शक हो गया होगा। अब वह जरूर अनामिका से मिलने जाएगा। बस हमें उन लोगों पर नज़र रखनी होगी। जैसे ही वह लोग घर से बाहर निकलें, हम तुरंत उनके घर में वीडियोस फोटोज ढूंढने की कोशिश करेंगे। अमन का यहाँ घर तो है नहीं, रूम लेकर रह रहा है, तो हमें उसके यहाँ आसानी होगी। तुम दोनों अनामिका के यहाँ चले जाना, मैं अमन के यहाँ चली जाऊंगी। नहीं आसवी, अगर अचानक अमन आ गया तो हम तुम्हारी जान को खतरे में नहीं डाल सकते। इस लोक ने चिंतित होते हुए कहा। डोंट वरी बेबी, मैं खतरे की खिलाड़ी हूँ, आसवी ने कहा। तो सभी हंस दिए। सभी अपने अपने काम पर लग जाते हैं। इस लोग को आसवी की चिंता रहती है, तो वह और शौर्य जल्दी से अनामिका के घर की तलाशी लेकर आसवी के पास अमन के रूम में पहुंचते हैं। आसवी मिला कुछ? श्लोक ने पूछा। नहीं श्लोक, अमन बहुत ज्यादा होशियार है। हाँ, तुम लोगों की सोच से बहुत ही ज्यादा होशियार। पीछे से आवाज आई तो सभी मुड़कर देखें तो अमन खड़ा था। तुम लोगों को क्या लगा कि तुम सबके सब यहाँ प्लान करोगे और मैं तमाशा बनकर देखता रहूंगा? ग्रेट आइडिया बट फ्लॉप। अमन ताली बजाता हुआ खड़ा हुआ। अमन, तुम जो कर रहे हो वह गलत है। मैंने तो सोचा था कि तुम बदल गए हो, लेकिन मैं तो भूल ही गई थी कि कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती। आसवी ने नफरत से कहा। तो अमन तेजी से चिल्लाकर बोला, आसवी। तभी इस लोग अमन को उंगली दिखाकर कहता है, चिल्लाओ मत, अपनी हद में रहो। अब मैं तुम सबको बताता हूँ कि मेरी हद क्या है। अभी सारे फोटोज वीडियो वायरल करता हूँ। अमन ने कहा। तभी सुभी दौड़ती हुई आई। क्या हुआ सुभी, तुम इतना हाँफ क्यों रही हो? क्या हुआ बताओ? अमन बोला। भैया वह अंशिका। सुभी आधा ही बोल पाई। क्या हुआ अंशिका को? वह ठीक तो है, अमन बोला। भैया हम लोग आ रहे थे, तभी रास्ते में किसी ने अंशिका को किडनैप कर लिया है। क्यों? अमन चौंकते हुए बोला। कहाँ, कैसे? मुझे पूरी बात बताओ। एक मिनट बैठो, पहले ये पानी पियो और बताओ फिर। आसवी सुभी को आराम से बैठाते हुए बोली। सुभी ने एक बार में सारी बात बता दी। आसवी तुरंत इंस्पेक्टर मंजीत को कॉल करके उस रास्ते पर नाकाबंदी करने को कहती है और वह भी तुरंत बाहर निकल जाती है। आसवी, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, मैं अपनी बहन को कुछ नहीं होने दूंगा, अमन लगभग रुआंसा होते हुए बोला। आसवी उसे नफरत से देखती है, फिर हाँ कर देती है। अमन यहाँ जंगल एरिया में है, हमें एक बार अंदर चलकर देखना चाहिए, आसवी ने कहा। नहीं आसवी, हम अपना टाइम फालतू नहीं वेस्ट कर सकते, यहाँ कोई नहीं होगा, चलो हम कहीं और चलते हैं, अमन आसवी से बोला। शांत रहो तुम, अपनी बहन की इतनी चिंता और दूसरों की बहन का कोई मोल नहीं है तुम्हारी नज़रों में, आसवी ने कहा। आसवी की बात सुनकर अमन की आंखों में आंसू आ गए। तभी जंगल में किसी के चिल्लाने की आवाज आई। ये तो अंशिका की आवाज है, अमन चीख को सुनते हुए बोला। दोनों जंगल के अंदर चले गए। आसवी ने फोन करके मंजीत को भी 2-3 पुलिस वालों के साथ वहां आने को कहा। एक जगह पर 2-3 लड़के अंशिका के साथ बदतमीजी कर रहे थे। आसवी, अंशिका को छोड़ दो, एक लड़का। अबे पुलिस यहाँ कैसे आ गई?
आसवी, जैसे तुम सब यहाँ आ गए। दूसरा लड़का रिवॉल्वर अंशिका के ऊपर तान दिया और बोला, हमें यहाँ से जाने दो, नहीं तो हम इसे गोली मार देंगे। अमन, साले अगर मेरी बहन को कुछ हुआ तो तुझे मैं यहीं दफना दूंगा। आसवी, देखो रिवॉल्वर हमें दे दो, हम तुम्हें जाने देंगे। एक लड़का, बच्चा क्या समझ रखा है क्या हमें। इसके बाद वह अंशिका की तरफ बंदूक तान देता है। आस भी उसके सर पर एक छोटा सा पत्थर फेंक कर मारती है और अंशिका की तरफ जाती है और अंशिका को धक्का देकर नीचे गिरा देती है, पर गोली चल जाती है। आह करते हुए आसवी वहीं पर गिर जाती है। सभी पुलिस वाले उस लड़के को घेर लेते हैं और पकड़ कर ले जाते हैं। आसवी, तुम ठीक हो। अमन आसवी को उठाते हुए बोला, हाँ मैं ठीक हूँ, बस गोली हाथ को छूकर निकल गई है। इतने में श्लोक और शौर्य भी बैग से पहुँचते हैं। श्लोक आसवी के हाथ में खून देखकर डर जाता है और उसके पास जाकर उसके हाथों को पकड़कर पूछता है, क्या हुआ आसवी तुम्हें, ये चोट कैसे लगी है। ये गॉड, कितना सारा खून बह गया, बताओ। आसवी, वह कुछ नहीं, बस गोली छू कर निकली है, वह बोली। तभी श्लोक अमन को घसीटते हुए पीछे कुछ दूर तक घसीटते हुए ले जाता है। आसवी को सिर्फ तेरी वजह से गोली लगी है, तू कितना घटिया इंसान है, मैं आज तुझे नहीं छोड़ूंगा। तेरी वजह से मेरी आसवी की जान खतरे में पड़ी है। तू इंसान है या हैवान। श्लोक, छोड़ो अमन को। आसवी अमन को छुड़ाते हुए बोली, नहीं आसवी, तुमने इसके लिए इतना सब कुछ किया और ये इसे तो मर ही जाना चाहिए। श्लोक, प्लीज छोड़ो इसे। आसवी ने अमन को छुड़ाया और उसे वहां से जाने को बोला। अमन आसवी के पास घुटनों के बल बैठ गया और रोने लगा। प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हारी माफी के काबिल नहीं हूँ, पर प्लीज, मम्मी पापा के बाद अंशिका ही मेरा सब कुछ थी। अगर आज अंशिका को कुछ हो जाता तो तुमने अंशिका की खातिर अपनी जान जोखिम में डाल दी। मैं तुम सभी से माफी मांगता हूँ। अमन श्लोक शौर्य की तरफ घूमते हुए बोला। श्लोक गुस्से से कहता है, आसवी प्लीज इससे कहो कि मेरी आंखों के सामने से चला जाए, नहीं तो मेरे हाथों इसका मर्डर हो जाएगा। इसकी वजह से तुम्हें कितनी चोट आई है, कितना खून बह गया है। कहते हुए श्लोक की आंखें भर आईं। आसवी श्लोक को गले लगा लेती है और कहती है कि मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ, गोली बस छू कर निकली है, शांत हो जाओ तुम। अमन सभी से माफी मांगकर फोटोज व वीडियो डिलीट करके वहां से अंशिका को लेकर चला जाता है। अनामिका भी सबसे माफी मांगती है और स्पेशली आसवी से, इसलिए क्योंकि एक लड़की होकर उसने दूसरी लड़की के साथ ऐसा किया। आसवी अनामिका को माफ नहीं करती है, लेकिन उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेती है। आसवी, सॉरी हो श्लोक, तुम लोग घर जाओ, मुझे पुलिस स्टेशन जाना होगा, क्योंकि जो लड़के अंशिका के साथ बदतमीजी कर रहे थे उनके खिलाफ कार्यवाही करनी है। श्लोक, नहीं हॉस्पिटल चलेंगे, उसके बाद तुम पुलिस स्टेशन जाओगी। ठीक है चलो। आसवी सभी के साथ हॉस्पिटल चली जाती है। वहाँ मरहम पट्टी होने के बाद श्लोक शौर्य घर चले जाते हैं। आसवी पुलिस स्टेशन आती रहती है, तभी पीछे से आवाज़ आती है, ओ हेलो आसवी जी सुनिए। आसवी पीछे मुड़कर देखती है तो सत्यम खड़ा रहता है। श्लोक आसवी को झकझोरता है तो आसवी अपने ख्यालों से बाहर आती है। बताओ आसवी, एक हफ्ते में जब सब ठीक हो गया था तो अब क्या हो गया है। उस दिन हम हॉस्पिटल से घर चले गए थे तो अचानक से क्या हो गया। श्लोक, देखो तुम्हारे सवाल का कोई जवाब नहीं है मेरे पास, मैं बस इतना जानती हूँ कि मैं सत्यम से शादी कर रही हूँ। शादी शादी शादी, क्या शादी शादी लगा रही हो तुम। श्लोक तेज से गुस्से से चिल्लाकर कहता है। आसवी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, पर वह दूसरी साइड मुंह करके अपने आंसुओं को पोंछ लेती है। आसवी प्लीज अपने आंसुओं को मत छिपाओ, मैं तुम्हारी तकलीफ को समझ रहा हूँ, बस तुम मुझे बताओ किस बात को लेकर तुम इतनी तकलीफ में हो। श्लोक इस बार प्यार व आराम से बोला, बोला ना कि मेरे पास तुम्हारे किसी सवाल का जवाब नहीं है, तो समझ क्यों नहीं आ रहा, जाओ यहाँ से एंड लीव मी अलोन। आसवी गुस्से में बोली। श्लोक चुपचाप वापस जाने लगता है। आसवी श्लोक को वापस जाते हुए देखती रहती है। तभी श्लोक फिर वापस मुड़कर आता है। आसवी की धड़कनें थम जाती हैं कि श्लोक वापस क्यों आ रहा है। श्लोक आसवी के पास आकर उसके गले लग जाता है
और उसके सर पर प्यार से हाथ फेर कर बोला, आई लव यू एंड आई ट्रस्ट यू। मैं जानता हूँ कि तुम सत्यम से अपनी मर्जी से शादी नहीं कर रही हो। तुम बहुत बहादुर हो और मैं जानता हूँ कि तुम सब कुछ ठीक कर दोगी। मैं चाहता था कि मैं भी तुम्हारे प्रॉब्लम में तुम्हारा साथ दूँ, बट शायद तुम ऐसा नहीं चाहती हो। कोई बात नहीं। आई लव यू एंड टेक केयर योर सेल्फ आसवी। इतना कहकर श्लोक चला गया और आसवी वहीं बैठकर रोने लगी। क्यों करते हो श्लोक हमसे इतना प्यार? मैं तुम्हें इस तकलीफ में नहीं देख सकती हूँ। आई लव यू श्लोक कहकर फूट फूट कर रोने लगी। चाहा है तुझको चाहूंगी हरदम, गुनगुनाते हुए सत्यम फिर से आसवी के पास आकर खड़ा हो गया। आसवी को उस पर इतना गुस्सा आया, उसने सत्यम को जमीन पर पटक दिया और उसका गला पकड़कर बोली, बता कहाँ है वह, कहाँ रखा है उसे, नहीं तो मैं तेरी जान ले लूंगी। कूल डाउन बेबी, इतना गुस्सा सेहत के लिए हानिकारक होता है और अगर मुझे गुस्सा आ गया तो दूसरों की सेहत के लिए हानिकारक होगा। सत्यम ने कुटिल मुस्कान हंसते हुए कहा। तो आसवी मजबूरी में उसे छोड़ देती है। सत्यम खड़ा होकर आसवी के कंधे पर हाथ रखकर बोला, बेबी। आसवी उसके हाथों को दूर कर देती है और बोलती है, डोंट टच मी एंड डोंट कॉल मी बेबी। सत्यम सिंह एंड स्टे योर लिमिट। ओके ओके, मैं तो अपनी लिमिट में रहूँगा, बट तुम अपनी लिमिट मत भूलना, वरना मेरे दोस्तों को अपनी लिमिट भूलने में एक सेकंड भी नहीं लगेगा। उसके बाद सत्यम। आसवी तेजी से चीखी, मैं चलता हूँ। ये बताने आया था कि 3 दिन बाद हमारी एंगेजमेंट की डेट आई है, तो तैयार रहना हमारी एंगेजमेंट के लिए। उसके बाद तुझको ही दुल्हन बनाऊंगा, वरना कुंवारा मर जाऊंगा। गुनगुनाता हुआ सत्यम वहां से चला गया। पापा, ये सब क्या लगा रखा है गुड़िया ने? ये सब हमारे लाड़ प्यार का नतीजा है, कहीं वह किसी खतरे में न पड़ जाए। जैसे ही आसवी ने घर के अंदर कदम रखा, उसके कानों में धीरज की आवाज़ पड़ती है। सभी आसवी की तरफ देखते हैं। गोपाल आसवी को सोफे पर बैठने को कहते हैं। जब आसवी बैठ जाती है तो गोपाल कहना शुरू करते हैं, बेटा हमें माफ़ कर दो, हमने तुमसे बदतमीजी से बात की। देखो बेटा, सत्यम बहुत खतरनाक है। हम सब तुमसे बहुत प्यार करते हैं। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो हम सब मर जाएंगे। प्लीज़ बेटा हमें बताओ क्या बात है, कुछ हुआ है? हम तुम्हारे साथ हैं। क्यों तुमने इतना बड़ा और गलत फैसला लिया? पापा, आई नो कि मेरा डिसीजन बड़ा है, पर मैं सत्यम से शादी करना चाहती हूँ एंड ये मेरा लास्ट डिसीजन है। सॉरी पापा, अब मैं इस टॉपिक पर और कोई डिस्कशन नहीं करना चाहती हूँ। इतना कहकर आसवी वहाँ से उठकर चली गई और सब उसे देखते ही रह गए। पता नहीं गुड़िया आखिर करना क्या चाहती है, मुझे तो इसकी बहुत चिंता हो रही है। इतने दिन की छुट्टी लेकर मैं घर पर भी नहीं बैठ सकता। पापा, कल सुबह की फ्लाइट है, आप गुड़िया को समझाइए। बाकी तो हम जानते ही हैं कि वह जिद्दी है, जो चाहती है वही करेगी। कहकर धीरज भी अपने रूम में चला गया। आसवी को प्रतिष्ठा युगांत ने भी बहुत समझाया, पर जिस भंवर में उलझी हुई थी वह उससे बाहर नहीं निकल पा रही थी। रात को 1 बजे आसवी घर से बाहर निकलकर अपनी कार में बैठकर सत्यम के ठिकाने पर पहुंचती है। वह जिसे ढूंढने के लिए गई हुई थी वह नहीं मिला। आसवी सत्यम के फार्म हाउस से निकल ही रही थी कि सत्यम वहां पहुंचा और बोला, हमसे मिलने की इतनी बेचैनी कि इतनी रात को हमारे फार्म हाउस पर आ पहुंची। इतना प्यार करती हो मुझसे? आसवी उससे गुस्से में घूरती है तो सत्यम कहता है, इतनी प्यार भरी निगाहों से हमें ना देखो, नहीं तो हम मर ही जाएंगे। आसवी गुस्से में कहती है, उसका फ़ोन नहीं लग रहा, मेरी बात कराओ उससे। सॉरी डार्लिंग, पर मैं बात नहीं करा सकता। वह क्या है ना कि हमारी न्यूज़ मीडिया वालों ने इतनी तेज़ी से फैलाई कि उस तक भी पहुंच गई, तो मजबूरन मुझे उसे एक कमरे में बंद करना पड़ा। बट डोंट वरी, हमारी शादी होने के बाद उसे छोड़ दूंगा। फिर गुस्से में बोला, लेकिन अगर दोबारा तुम उसे ढूंढने निकली तो तुम्हारी गलती की सज़ा उसे मिलेगी। अगर उसे कुछ हुआ तो मैं। आसवी इतना ही बोल पाई कि सत्यम बोला, तुम कुछ भी नहीं कर सकती हो, तुम एसीपी होने के बावजूद कुछ नहीं कर पा रही हो। मुझे तुम्हारे अलावा कुछ नहीं चाहिए, अब जाओ यहाँ से। फिर बेशर्मी से हंसते हुए बोला, वैसे चाहो तो आज की रात मेरे इस फार्म हाउस पर मेरे साथ अपना मुंह बंद रखो। गुस्से में कहकर आसवी वहाँ से चली गई। सत्यम किसी को कॉल करता है और कहता है कि इस एसीपी आसवी के बहुत पंख निकल आए हैं, उसे संभाल कर रखना, मुझे कोई गड़बड़ नहीं चाहिए। उधर से आवाज़ आती है, डोंट वरी,
तुम्हारी वजह से तो खुद पर इतना कंट्रोल रखे हैं, नहीं तो अब तक तो। नहीं, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। सत्यम उसकी आवाज़ को काटते हुए बोला, ओके बाय, अब बहुत हो गया। अब इस सत्यम को एक एसीपी ऑफिसर की ताकत का अंदाज़ा बताना होगा। आज भी पुलिस स्टेशन जाती है। मंजीत बताता है कि मैं एक खुशखबरी है, आपने जो कहा था उसका पता चल गया है। ये है फ़ोटो। आसवी मंजीत को बाहर भेज देती है और उसको खोलने लगती है। उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं, पर उन फोटोज़ को देखकर कहती है, माँ पापा, और उसको अपने सीने से लगाकर रोती रही। माँ पापा, आप हमें मिल गए। मैं बहुत जल्द आपके पास आऊँगी। पता है आपको, मैं मम्मी पापा, यहाँ भी गोपाल पापा और सविता माँ, जिन्होंने मुझे पाला पोसा, मुझे बहुत प्यार करते हैं। मैं सिर्फ एक पुलिस ऑफिसर बनी ताकि मैं आप लोगों को ढूंढ सकूं। पता है, गोपाल पापा और माँ मुझसे बहुत प्यार करते हैं। धीरज भैया की तो मैं जान हूँ, और प्रतिष्ठा दी तो मेरे बिना जी ही नहीं सकती हैं। मेरा बस एक ही लक्ष्य था, आप लोगों को ढूंढना। इस लोग तो मुझसे बहुत प्यार करता है और मुझ पर बहुत भरोसा करता है। आप दोनों मिल गए हैं, अब मेरे अंदर बहुत हिम्मत आ गई है। अब सत्यम बस सम्राट को जेल भेजकर मैं आपके पास आऊँगी। अब आपका आशीर्वाद मेरे साथ है। आई लव यू मम्मी पापा। जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तो हम इस लोग आपके आशीर्वाद से शादी करेंगे। मैम, एक गुड न्यूज़ है। यदुभूषण सिंह ने सम्राट के खिलाफ बयान देने के लिए तैयार हो गए हैं। पर सम्राट के ही खिलाफ क्यों, सत्यम के खिलाफ क्यों नहीं? मैम, सबूत सत्यम के खिलाफ भी हैं। हम उसे भी अरेस्ट करने गए थे, पर उसने कहा कि आप उसे अरेस्ट करने जाएं। सम्राट कहाँ है? आसवी ने बोला, वह दूसरी जेल में है। उसने अपने सारे गुनाहों को एक्सेप्ट कर लिया है। क्या? पर वह ऐसे कैसे? जरूर इसके पीछे कोई चाल होगी उसकी। आसवी ने कहा, मैम, 3rd डिग्री दी गई है, शायद इसी वजह से डर के मारे एक्सेप्ट किया हो। ठीक है, मैं उससे जाकर मिल लेती हूँ और सत्यम को भी अरेस्ट करके घसीटते हुए वहां लाती हूँ। आसवी पुलिस स्टेशन से बाहर निकलती है, तभी उसका फ़ोन बजता है। फ़ोन उठाकर देखती है तो अनिल अंकल की कॉल थी। अंकल, मुझे क्यों कॉल कर रहे हैं? कहीं इन सबको प्लीज़ गौर जो सोच रहे हो, ऐसा कुछ मत होने देना, सब सही करना। वह कॉल रिसीव करती है। अनिल उसे इमीडिएटली घर आने को कहते हैं। वह घर पहुंचती है। क्या हुआ अंकल, आप इतना परेशान क्यों हैं? वह सभी की तरफ सरसरी निगाह दबाती है। सभी चिंतित थे। अनिल, बेटा श्रेया अपने फ्रेंड के साथ वीकेंड पर गई हुई थी। वीकेंड एक हफ्ते का ही था। 2-3 दिन तक तो श्रेया से हमारी बातचीत हुई, पर उसका फ़ोन बंद आ रहा है। जहाँ के होटल में जाने की उसने बात की थी, हमने वहाँ भी कॉल किया, पर उन लोगों ने बताया कि इस नाम की कोई गेस्ट यहाँ पर नहीं है, ना तो उनके नाम की कोई बुकिंग थी। हमने श्रेया के फ्रेंड्स का नाम भी बताया, पर होटल वालों ने कहा ऐसी कोई बुकिंग नहीं है। बेटा, तुम कुछ करो, मुझे बहुत डर लग रहा है। जी अंकल, आप चिंता मत करिए, श्रेया को कुछ नहीं होने दूंगी। फिर शौर्य से इशारे से पूछती है, इस लोग कहाँ है? शौर्य बाहर की तरफ इशारा करता है। अच्छा अंकल, मैं चलती हूँ, और श्रेया आपके सामने बहुत जल्द बहुत सही सलामत होगी। आस भी बाहर आती है तो शौर्य भी दौड़कर बाहर आता है और कहता है कि इस लोग भैया श्रेया को ढूंढने गए हैं, उनको लेकर बहुत टेंशन हो रही है। आस भी पुलिस स्टेशन जाती है और तुरंत सत्यम की लोकेशन ट्रैक करती है। पर यह क्या, उसकी लोकेशन तो वहीं पुलिस स्टेशन की बता रही थी जहां पर सम्राट को बंद किया गया था। आस भी तुरंत जीप लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचती है। इसे इससे मिलने किसने दिया? आस भी गुस्से में बोली, मैम, जबरदस्ती अंदर घुसा है। हवलदार बोला, इसका क्या मतलब? तुम्हारे हाथ में बंदूक है, शरीर में घुसा देते। गुस्से में बोली, मेरे भाई को अरेस्ट किस जुर्म में किया गया है? सत्यम बोला, ऐसा कौन सा जुर्म है जो तेरे खानदान व तूने नहीं किया है? आसवी बोली, इज्जत से। सत्यम गुस्से में बोला, चलो तुम्हें इज्जत सब तो पता है, वरना मुझे तो लगा था कि तुम जैसे बेशर्म को आसवी इतना ही कही होती है कि सत्यम कहता है लिमिट में। आसवी सत्यम को जेल में धक्का देती है, जिससे सम्राट कहता है, और फिर कहती है, ये जेल तुम्हारी लिमिट और कुत्तों की तरह तुमको जेल के अंदर बंद करना मेरी लिमिट। हवलदार, इस केस की सारी फाइल लेकर आओ, सारी जिंदगी जेल में सड़ाएंगे। श्रेया का कुछ पता चला? आसवी जी शब्द पर सत्यम जोर देते हुए बोला, श्रेया, अगर उसे कुछ हुआ तो? आसवी इतना ही गुस्से में बोली कि इस लोग जेल के अंदर आ गया। क्या?
श्रेया इसके पास है, इसने श्रेया को कुछ किया है, इसे तो मैं कहकर श्लोक जेल का ताला तोड़ने की कोशिश करने लगा। श्लोक मेरी बात सुनो, उसके पास नहीं है श्रेया, हम श्रेया को कुछ नहीं होने देंगे। श्लोक आसवी को धक्का दे देता है और कहता है कि दूर रहो तुम, मेरी बहन मेरे लिए सब कुछ है। आसवी दो हवलदार को बुलाकर श्लोक को संभालती है। दोनों हवलदार श्लोक को लेकर बाहर चले जाते हैं। आसवी श्लोक को जीप में बैठाकर एक सुनसान जगह पर ले आती है। श्लोक अभी भी गुस्से में रहता है। आसवी उसके कंधे पर हाथ रखती है। श्लोक उसका हाथ झटक देता है और गाड़ी के बाहर आ जाता है। आसवी उससे कहती है कि श्लोक मेरी बात सुनो। श्लोक गुस्से से कहता है, क्या सुनूं तुम्हारी बात? मेरी बहन का किडनैप किया है उस सत्यम ने और तुम उससे शादी करने वाली हो। आसवी मेरा प्यार तुम्हारे लिए पवित्र और अनमोल है और जहाँ बात मेरी बहन की आएगी, अपने प्यार की कुर्बानी देने में मुझे सेकंड भर भी नहीं लगेगा। श्रेया मेरी जान है, उसे कुछ हुआ तो तुम्हारे पूरे पुलिस स्टेशन को आग लगा दूंगा, जिसमें वह दोनों जलकर राख हो जाएंगे। आसवी कुछ नहीं बोलती है क्योंकि वह जानती थी कि श्लोक श्रेया को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस रहता है और उसके कुछ भी कहने का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। श्लोक वहाँ से चला जाता है। आसवी मंजीत को कॉल करके कुछ कहती है। थोड़ी देर में वहाँ मंजीत की जीप आकर रुकती है। उसमें मुस्कुराता हुआ सत्यम बाहर निकलता है। आसवी मंजीत को वहाँ से जाने का इशारा करती है। जब सभी चले जाते हैं तो आसवी सत्यम की तरफ रिवॉल्वर तान देती है और कहती है, अगर 2 मिनट में मुझे नहीं बताया कि श्रेया कहाँ है तो तुझे यहीं पर मार दूंगी। सॉरी, मैं डर गया, मैं तो तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, प्लीज मुझे मत मारो, डरते हुए सत्यम बोला। फिर खूब तेज तेज हंसने लगा। मैं पागल नहीं हूँ, मैं जानता हूँ कि अगर मुझे मार दोगी और मैं मर जाऊंगा तो तुझे कभी श्रेया का पता नहीं चलेगा, और पता चल भी गया तो वह तुम्हें जिंदा नहीं मिलेगी, और उसे कुछ हो गया तब तो तेरा प्यार, फैमिली सब तुझसे दूर हो जाएंगे। और जहाँ तक मैं जानता हूँ उन सब से बहुत प्यार करती हो, तो अपने ये रिवॉल्वर की खुली धमकी किसी और को देना। और मेरी बात सुनो, हम आज के आज सगाई करेंगे, वह क्या है ना डार्लिंग, अब वेट नहीं होता मुझसे। आज भी उसे गुस्से में कुछ बोलती, इसके पहले ही प्रतिष्ठा की कॉल आने लगी। क्या हुआ दी, आपने इतना अर्जेंट क्यों बुलाया? क्या है ये सब गुड़िया? प्रतिष्ठा ने उसके सामने 2-3 कार्ड फेंके। आसमीन ने कार्ड उठाकर देखा। आस बेड से सत्यम, क्या चल रहा है गुड़िया? यहाँ मेरा पूरा ससुराल श्रेया के ना मिलने से परेशान है और तुम शादी कर रही हो, और तो और उस सत्यम से जिसने श्रेया को किडनैप किया है। इसके बावजूद तो उसके साथ शादी कर रही हो। आज मेरी सगाई है, अगर आप लोग मेरी खुशियों में नहीं आना चाहते तो कोई बात नहीं, मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे आराम करना है, कहकर आस भी चली गई। सौर्य व श्लोक घर चले गए थे। आस भी पुलिस स्टेशन से आ रही थी, तभी पीछे से सत्यम की आवाज आई, ओ हेलो आसवी जी, सुनिए। आसवी पीछे मुड़कर देखती है तो सत्यम खड़ा रहता है। सत्यम आसवी के पास घुटनों के बल बैठ जाता है और बोलता है, आई लव यू आसवी जी, ये क्या बदतमीजी है? आसवी चिल्लाकर बोली, बदतमीजी नहीं, ये तो प्यार है, सत्यम बोला। एक ऑन ड्यूटी महिला पुलिस ऑफिसर के साथ बदतमीजी करने के जुर्म में पता है कितने साल की जेल हो सकती है? हम बदतमीजी कहाँ कर रहे हैं, हम तो बस अपने प्यार का इजहार कर रहे हैं, और तुम्हें लगता है कि हम तुम्हारा प्यार एक्सेप्ट कर लेंगे? लगता नहीं, बल्कि पूरा विश्वास है कि आप करेंगी और शादी भी करेंगी। शादी? तुम्हारे गले में बरमाला नहीं, फांसी का फंदा ज़्यादा अच्छा लगेगा। अजी, आप तो लड़ाई पर उतर आई, सेट अप और निकलो यहाँ से। निकल जाएंगे, पर जरा एक चीज़ तो देख लीजिए, कहकर सत्यम आसबी को वीडियो दिखाने लगा जिसमें श्रेया एक घर में घूम रही थी। तो इस वीडियो का क्या करूँ मैं? आसबी बोली, श्रेया ने अपनी फैमिली को झूठ बोला है कि वह वीकेंड पर गई हुई है, जबकि दरअसल वह यहीं पर है और मेरे एक खुफिया जगह पर है। क्या? आसबी चौंकते हुए बोली, अरे अभी मत चौंकिए, अभी तो पूरी बात सुनिए। तो पूरी बात ये है, जहाँ पर ये है वहाँ पर मेरे बहुत दोस्त हैं, यानी कि शेरों के बीच एक हिरनी है। तुम आखिर क्यों कर रहे हो ये सब? आसवी गुस्से से बोली, शादी मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो इस हिरनी को शेर हमारे एक इशारे पर खा डालेंगे। तेरी तो, कहकर आसवी सत्यम की तरफ एक कदम बढ़ाए। अरे रुकिए तो सही, और हाँ, इस मामले में तुम कुछ नहीं कर सकती हो, क्योंकि चलो मान लिया तुम मुझे अरेस्ट करके जेल में डाल दोगी, पर बेचारी श्रेया, उस पर ये सभी दोस्त टूट पड़ेंगे।
फिर कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगी। इस बारे में तुम किसी को कुछ नहीं बताओगी, नहीं तो तुम्हारी एक गलती श्रेया की मौत बनेगी। याद तो आ ही गया होगा। सत्यम ने चुटकी बजाते हुए आसवी से कहा। आसवी, हाँ, पर मेरी श्रेया से बात कराओ। सत्यम, नहीं करा सकता, क्योंकि उसने टीवी में हमारे शादी की बात सुन ली है और वह मेरी सच्चाई जान चुकी है। तो जब तक हमारी शादी नहीं हो जाती, तब तक ना तो मुझसे बात कर सकती हो और न ही मेरे खिलाफ कोई एक्शन ले सकती हो। आसवी सत्यम के घर से बाहर चली आती है। अचानक से आसवी के रास्ते में तबीयत खराब हो जाती है। वह हॉस्पिटल पहुंचती है। चेक होने के बाद जब वह रिपोर्ट चेक करती है तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। हे गॉड, आप आज इतनी खुशियां दे रहे हैं। पहले मेरे रियल मम्मी पापा का मिलना, फिर मुझे माँ बनने की खुशी देना। इस लोग कितना खुश हो जाएगा जब उसे पता चलेगा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। हे गॉड, बस किसी तरह श्रेया तक पहुँचा दो। सत्यम की कॉल आती है तो वह गुस्से में कॉल रिसीव करती है। उधर से सत्यम हंसते हुए बोला, बेबी बस 2 घंटे बाकी हैं, मेरे ससुराल वाले आ गए हैं, बस तुम जल्दी से यहाँ आ जाओ। क्या मम्मी पापा वहाँ पर हैं? आसबी चौंकते हुए बोली, हाँ बेबी, आखिर उनकी लाडली की सगाई है, उनको तो आना ही था। अच्छा ठीक है, मेरे दोस्त कार्तिक की कॉल आ रही है, बाद में बात करते हैं, कहकर सत्यम कॉल कट कर देता है। हे गॉड, अब क्या करूं मैं? 2 घंटे में सगाई है, कोई तो क्लू दो, कोई तो। कार्तिक, ये सत्यम का कौन दोस्त है? बाकी सभी दोस्तों को तो हमने पता कर लिया। आसवी खुशी से चहक उठी और बोली, आज की रात सब कुछ ठीक हो जाएगा। आसवी तुरंत प्रतिष्ठा को कॉल करती है। कहाँ हो दी आप? आसवी बोली, कहाँ हो सकती हूँ? प्रतिष्ठा नाराज स्वर में बोली, दी अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं आपको सब कुछ बताऊंगी, पर आपको मेरा एक काम करना होगा। हाँ बोलो गुड़िया। दी, आपके आसपास सत्यम है क्या? हाँ है, मेरे सामने ही खड़ा है। दी, आप किसी भी तरह उसका फ़ोन लीजिए और कार्तिक नाम से नंबर सेव होगा, प्लीज़ आप उसे जल्दी से मेरे पास सेंड कीजिए। ठीक है, कहकर प्रतिष्ठा कॉल कट कर देती है। कुछ ही मिनट में आसवी के फ़ोन में मैसेज आता है। आसवी देखती है तो कार्तिक का नंबर रहता है, जिसे प्रतिष्ठा ने अपने फ़ोन से सेंड किया था। आसवी मंजीत को कॉल करके उस नंबर की लोकेशन ट्रेस करके तुरंत ही वहां पहुंचाने को कहती है। मंजीत ओके मैम कहकर फ़ोन काट देता है। आसवी वहां से सीधी सगाई में आ जाती है। सामने गेट पर ही उसे श्लोक मिल जाता है। आसवी खुशी से उसके गले लगना चाहती थी और अपनी माँ बनने की खुशी, माँ पापा के मिलने की खुशी सब शेयर करना चाहती थी और श्रेया के कुछ ही देर में मिल जाने की बात भी बताना चाहती थी, पर वह ऐसा नहीं कर सकी क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि सत्यम को कोई डाउट हो। जब तक श्रेया सही सलामत मंजीत को नहीं मिल जाती, वह किसी भी तरह की कोई गड़बड़ नहीं करना चाहती थी। वह श्लोक की तरफ देखती है और पूछती है, तुम यहाँ? आसवी, मुझे लगा था कि तुम यहाँ नहीं आओगी, पर तुमने यहाँ आकर प्रूफ कर दिया कि मेरे प्यार में जरूर कोई कमी थी। मेरी बहन श्रेया नहीं मिल रही है और उसके किडनैपर के साथ तुम यहाँ सगाई करने आई हो। तुम्हारे माइंड में क्या चल रहा है मुझे नहीं पता। यह इतना जान लो कि श्रेया को कुछ हुआ तो बहुत बुरा होगा। श्लोक बोला। आसवी बस इतना कहती है कि आज सब ठीक हो जाएगा और कहकर अंदर चली जाती है। अंदर जाते ही प्रतिष्ठा उसका हाथ पकड़कर एक पिलर के पीछे ले जाती है। गुड़िया, तुझे पता है कि तू क्या कर रही है? प्रतिष्ठा ने गुस्सा होते हुए कहा। दी, ये सब छोड़िए, ये बताइए आपने उस सत्यम के फ़ोन से कार्तिक का नंबर कैसे लिया? मैंने जानबूझकर अपना फ़ोन पानी में गिरा दिया तो सत्यम आया और बोला, क्यों परेशान हो? मैंने कहा कि मेरा फ़ोन पानी में गिर गया है, मुझे आसबी को कॉल करनी है, तो वह बोला कि ये लो मेरा फ़ोन, आप इससे बात कर लो। प्रतिष्ठा बोली, फिर आपने मेरे पास अपने फ़ोन से कैसे मैसेज सेंड किया जब आपका फ़ोन पानी में गिर गया था? आसबी ने पूछा। चल बताती हूँ तुझे, कहकर प्रतिष्ठा आसबी को अपने साथ ले गई। ओह, तो ये बात है, ये पूरी बकेट का पानी तो ब्लैक कलर का है, यानी कि आपका फ़ोन पानी में नहीं, पानी के बाहर गिरा था और सत्यम ने पानी ब्लैक होने के कारण अंदर हाथ डालकर देखा भी नहीं कि मोबाइल अंदर गिरा भी है या नहीं, और वह बिना जाने बूझे जाने अपना फ़ोन आपको दे दिया। हाँ, प्रतिष्ठा ने आसवी की बात का समर्थन किया। लव यू सो मच मेरी मछली, कहकर आसवी प्रतिष्ठा के गले लग गई। प्रतिष्ठा,
अब बता तू ये सब क्यों कर रही है? आसवी, सॉरी दी, मैं आपको अभी नहीं बता सकती। 1 घंटे में आपको सब कुछ पता चल जाएगा। मैं चलती हूँ, मुझे तैयारी भी तो करनी है। आज मेरी एंगेजमेंट है। आसवी रूम में तैयार हो रही थी और सोच रही थी, आज मेरी सगाई तो है, पर सत्यम के साथ नहीं, इस लोक के साथ। बस एक बार श्रेया मिल जाए तो फिर सत्यम को घसीटते हुए जेल ले जाऊंगी। आसवी तैयार होकर नीचे आती है। गोपाल धीरज के पास जाती है, पर सभी उसकी तरफ से नजरें फेर लेते हैं। आसवी भी दुखी होती है, पर सोचती है कि जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तब माँ पापा मुझ पर गर्व करेंगे। पर शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक ऐसी तबाही आने वाली थी जो सबकी जिंदगी को बर्बाद करने वाला था। थोड़ी ही देर में उसे मंजीत की कॉल आती है। मंजीत हड़बड़ाया हुआ कहता है कि मैम आप जल्दी आ जाइए, लड़की तो मिल गई है। पर आसवी उसकी पूरी बात सुने हुए बिना ही सोचती है कि मंजीत को श्रेया मिल गई है। वह जल्दी से फ़ोन कट करके गोपाल धीरज प्रतिष्ठा सभी को लेकर जाती है और इस लोग को भी फ़ोन करके फैमिली के साथ उस जगह पर आने को कहती है। आसवी उस जगह पर पहुंचती है कि ठीक तभी श्लोक भी पूरी फैमिली के साथ वहां पहुंचता है। क्या हुआ, अब हमें यहाँ पर क्यों बुलाया है? श्लोक बोला, श्लोक श्रेया मिल गई है। मैंने तुमसे कहा था ना कि आज सब कुछ ठीक हो जाएगा। आसवी खुशी से बोली, कहाँ है श्रेया? श्लोक बोला। अंदर जैसे ही आसवी ने कहा, सभी खुशी से अंदर पहुंचे। अंदर एक बरामदे में पुलिस वाले किसी चीज के चारों तरफ से घेर कर खड़े थे। श्लोक उन सबको हटाता हुआ अंदर गया और सभी फैमिली अंदर गई। आसवी पीछे आई और सोचने लगी, सब कितने खुश हो गए हैं। अब इस खुशी को मैं दोगुनी कर दूंगी ये बताकर कि हम लोग एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। आस भी खुशी से पुलिस वालों को हटाते हुए अंदर गई तो खड़ी की खड़ी रह गई। सामने श्रेया की लाश पड़ी हुई थी और पूरा परिवार एकटक श्रेया की लाश को ही देख रहा था। मैम मैम, मंजीत ने 2-3 बार आवाज लगाई, पर आसबी तो होश में नहीं थी। मैम, इस बार मंजीत ने आसबी के कंधों पर हाथ रखकर झकझोरा। हाँ हाँ, क्या हुआ? आसबी हकलाते हुए बोली, मैम जब हम यहाँ पर पहुँचे तो हमें बस ये लाश मिली। हमने एम्बुलेंस को फ़ोन कर दिया है। लाश को देखकर तो लग रहा है कि लड़की के साथ रेप हुआ है और रेप भी 3-4 लोगों ने। शटअप, जस्ट शटअप कहकर आसवी ने अपनी आंखें बंद कर लीं। आसवी धीरे धीरे इस लोग के पास जाकर उसके कंधे पर हाथ रखती है, पर वहाँ सब ऐसे जमीन पर बैठे थे जैसे कि उनमें जान ही ना हो। तभी अचानक इस लोग तेज से चीखा, श्रेया आंखें खोलो, देख तेरा भाई, तेरा प्यारा भाई रो रहा है। तू मेरे आंसुओं को नहीं पोंछेगी। श्रेया उठ जा, पापा को देख, मम्मी को देख, सब कितना रो रहे हैं। श्रेया आंखें खोल, श्रेया आंखें खोलो। तेजी से श्लोक चीखता चिल्लाता रहा। तू अपने श्लोक भैया को सारा कहना मानती है ना, तो प्लीज आंखें खोल दे। श्रेया तू सुन क्यों नहीं रही? श्रेया उठ। श्लोक श्रेया की बॉडी को झकझोर डालता है। मैम एम्बुलेंस आ गई है, हमें लाश को ले जाना होगा। मंजीत ने इतना ही बोला था कि श्लोक ने उठकर उसकी रिवॉल्वर उसकी कमर से निकालकर बोला, लाश नहीं है, वह मेरी बहन है। अगर दोबारा लाश बोला तो तुझे भी यहीं लाश बना दूंगा। मेरी बहन की मौत की वजह वह सत्यम है, आज उसकी भी मौत होगी। आसवी, श्लोक मेरी बात सुनो, तुम कानून को अपने हाथ में मत लो। मैं सत्यम को सजा दिलवाने की कोशिश करूंगी। रिवॉल्वर मुझे दे दो। इस लोग गुस्से में रिवॉल्वर लेकर आसवी की तरफ बढ़ता है। सभी पुलिस वालों चारों तरफ से बंदूक लेकर इस लोग को घेर लेते हैं। इस लोग आसवी के पीछे जाकर उसके गले को अपने हाथों में फंसाकर बंदूक कनपट्टी पर रखकर बोलता है, मुझे यहाँ से जाने दो, नहीं तो यहाँ पर सिर्फ लाशें ही लाशें होंगी और सबसे पहली लाश तुम्हारी एसीपी आसवी की होगी। आसवी अनिल जी की तरफ देखकर कहती है, अंकल प्लीज आप इस लोग को समझाइए, ये इस तरह कानून को हाथ में नहीं ले सकता। सत्यम बहुत खतरनाक है, वह कुछ भी कर सकता है। अनिल जी, इस लोग बेटा, हम श्रेया को तो पहले ही खो चुके हैं, अब तुझे नहीं खोना चाहते। तुझे मेरी कसम, प्लीज पुलिस को अपना काम करने दो। इस लोग पर पापा। तभी अनिल जी श्रेया की लाश के पास धम्म से बैठ जाते हैं और कहते हैं, तुझे श्रेया की कसम है बेटा। इस लोग मजबूर होकर आसवी को छोड़ देता है। एम्बुलेंस श्रेया की लाश को हॉस्पिटल ले जाती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चलता है 4 लोगों ने लड़की के साथ रेप किया और जिंदा जलाने की कोशिश की, जिससे उसका चेहरा बुरी तरह से झुलस गया और पहचान में नहीं आ रहा।
पूरे परिवार का रो रो कर बुरा हाल था। शैलजी बार बार होश में आ आकर बेहोश हुए जा रही थी। आज श्रेया की मौत को 2 दिन हो गए थे। सभी ने श्रेया की मौत का जिम्मेदार सिर्फ आसवी को माना। सत्यम कहाँ था, इसका पता किसी को नहीं चल पा रहा था। इस लोग की हालत पागलों जैसी हो गई थी। वह दिन रात श्रेया के रूम में ही पड़ा रहता था। सभी लोग अनिल जी के यहाँ उनको सांत्वना देने आए थे। सभी श्रेया की याद में दुख में बैठे हुए थे। तभी आसवी आई और बोली, पापा सत्यम मिल गया है। क्या? कहाँ है वह हरामजादा? युगांत गुस्से में बोला, पापा आज मैं व सत्यम शादी करने वाले हैं। क्या? एक झटके के साथ ही सब खड़े हो गए। हाँ पापा, आज हमारी शादी है। आसवी डरते डरते बोली। गोपाल जी उसके पास आकर खड़े हो गए। आसवी सर नीचे करके खड़ी थी। तभी गोपाल जी का एक हाथ आसवी के गाल पर पड़ा। सब सुन्न रह गए। तुझे तो मर जाना चाहिए। तुम्हें हमने एक बेटी की तरह पाला पोसा, लेकिन पराया पराया ही होता है। निकल जाओ मेरे सामने से, और कभी अपना चेहरा मुझे मत दिखाना, वरना मैं तुझे जान से मार दूंगा। पर पापा, आप लोग एक बार मेरी बात तो सुनिए। श्रेया इतना ही बोल पाई थी कि अनिल जी बोले, मार डाला तूने श्रेया को, अब हमें भी मारने आई हो क्या? क्या बिगाड़ा था मेरी बेटी ने तुम्हारा? कहकर बैठकर रोने लगे। मम्मी, आसवी ने इस बार सविता की तरफ देखते हुए बोली। तो सविता ने कहा, नहीं हूँ मैं तेरी माँ। अच्छा हुआ मैंने तुझे अपनी कोख से जन्म नहीं दिया, लेकिन जिसने तुझे अपनी कोख से जन्म दिया वह बदकिस्मत होगी कि तुम जैसी औलाद हुई है। पर माँ, पापा, आप एक बार आसवी की बात तो सुन लीजिए, वह क्या कहना चाहती है। प्रतिष्ठा बोली, तुम्हें रहना है ना मेरी बहन के कातिल के साथ, तो तुम जाओ, शाम तक डाइवोर्स पेपर पहुंच जाएंगे। युगांत गुस्से में बोला। पर युगांत मेरी, प्रतिष्ठा इतना ही कह पाई थी कि युगांत उसकी पूरी बात सुने बिना ही ऊपर छत पर चला गया। वहीं सीढ़ियों के पास इस लोग खड़ा ये सब सुन रहा था। दी प्लीज, आप मेरे लिए मत परेशान हो। आसवी बोली, नहीं गुड़िया, मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ सकती हूँ। दी, आपको मेरी कसम, प्लीज, कहकर आसवी वहां से रोते हुए चली गई। शाम को सत्यम व आसवी की शादी थी। तभी सब लोग हॉल में आए। गोपाल और प्रतिष्ठा सभी। प्रतिष्ठा आसवी के हाथ में एक पेपर रख दी। आसवी उसे खोलकर देखा तो वह युगांत प्रतिष्ठा के डाइवोर्स के पेपर थे। ये आसवी ने कहा, आसवी, सत्यम के साथ सगाई मत कर, मैं माँ बनने वाली हूँ, पर फिर भी युगांत मुझे डाइवोर्स दे रहे हैं। प्लीज, मेरी जिंदगी अब तेरे हाथों में है, ये सगाई तोड़ दो। प्रतिष्ठा रोते हुए बोली, सॉरी दी, पर मैं ऐसा नहीं कर सकती। आसवी अपने आंसुओं को पोंछते हुए बोली। प्रतिष्ठा आसवी के पैरों में गिर गई। आसवी हड़बड़ाकर पीछे हो गई। आसवी, प्लीज, मेरे बच्चे को उसके पापा से अलग मत करो, प्लीज। सॉरी दी, मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकती, आसवी बोली। प्रतिष्ठा उठी और आसवी को एक थप्पड़ मारा और बोली, तू भी तो अनाथ थी। पापा तुम्हें यहाँ पर ले आए, पाला पोसा, एक पूरा परिवार दिया, और तुम मेरे बच्चे को उसके परिवार से दूर कर रही हो। बहन के नाम पर तुम कलंक हो। बहन के नाम पर ही क्या, तुम एक बेटी और एक प्यार, सबके नाम पर कलंक हो। आसवी सर उठाकर प्रतिष्ठा की तरफ देखने लगी तो प्रतिष्ठा बोली, हाँ, हम सबको पता है कि तुम इस लोग एक दूसरे से प्यार करते हो। ओ सॉरी, सिर्फ इस लोग तुमसे प्यार करता है, तुम्हें तो इस सत्यम से प्यार है। प्लीज दी, आप तो ऐसा मत कहो। आसवी रोते हुए बोली। प्रतिष्ठा युगांत के पास जाती है और कहती है, मुझे माफ़ कर दो, इस लड़की को मैंने प्यार किया, पर इसने तो अपने पराये होने का प्रूफ दे दिया। प्लीज आप मुझे डाइवोर्स मत दीजिए। तो युगांत कहता है, आसवी से तुम सभी लोगों को अपना रिश्ता खत्म करना होगा, तभी मैं डाइवोर्स नहीं दूंगा। तो धीरज कहता है कि हमें नहीं पता था कि हम एक सांप को दूध पिला रहे हैं। सभी वहां से चले जाते हैं और आसवी बैठकर रोने लगती है। सभी के चले जाने के बाद आसवी काफी देर तक बैठी रहती है। फिर वह बाहर निकलती है। इस लोग भैया कहाँ जा रहे हैं? इस लोग को कमरे से गुस्से से बाहर निकलता हुआ शौर्य देखकर बोला। वह प्रफुल्ल आशुतोष को भी फोन करके बुलाता है। सभी इस लोग का पीछा करते हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है। आलोक भैया बहुत गुस्से में हैं। इस लोग गाड़ी एक जगह आकर रोकता है। आसवी बाहर निकलती है कि इस लोग उसका हाथ पकड़कर गाड़ी में बैठाता है। आसवी बैठ जाती है। इस लोग एक जगह ले जाकर गाड़ी रोकता है। पीछे पीछे शौर्य, प्रफुल्ल व आशुतोष भी आते हैं। इस लोग गुस्से से गाड़ी से उतरकर आसवी को घसीटते हुए बाहर निकालता है और जमीन पर धक्का दे देता है। आसवी गिर जाती है। फिर इस लोग झटके से उसका हाथ पकड़कर उसे उठाता है
और घसीटकर गाल पर एक तमाचा मारता है। आस भी कुछ नहीं बोलती है। कहीं न कहीं उसे इस समय का अंदाज़ा था। मुझे तो शर्म आ रही है अपने ऊपर कि मैंने तुमसे प्यार किया है। तुम एक लड़की होकर मेरी बहन का दर्द नहीं समझ पाईं। आज तुम्हारी वजह से श्रेया मरी है। श्रेया को सत्यम ने नहीं, तुमने मारा है। अरे तुम्हारे पास दिल है भी या नहीं? मेरी बहन की मौत के बाद उसके कातिल से शादी करने वाली हो। मैं तुम्हारे ऊपर कितना विश्वास करता था, और तुम कहकर श्लोक गुस्से से आसवी का हाथ पकड़कर मरोड़ देता है। श्लोक, मुझे दर्द हो रहा है, प्लीज छोड़ो मुझे। दर्द हो रहा है? अपने दर्द की इतनी फिक्र है? और मेरी बहन का? जब तीनों चारों ने उसे नोचा होगा तब उसे कितना दर्द हुआ होगा, इसका तुम्हें अंदाजा भी है? मैं तुम्हें आज अपनी बहन का दर्द दिखाता हूँ। जिस दर्द से मेरी बहन गुजरी है, आज वही दर्द मैं तुम्हें दूंगा। श्लोक, प्लीज छोड़ो मुझे। मेरी बहन का रेप हुआ है, अब मैं तुम्हारा रेप करूंगा और तुम्हें बताऊंगा कि रेप का दर्द क्या होता है। श्लोक, ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? आसवी चीखते हुए बोली। भाई एक बार हमारी बात सुनिए, शौर्य बोला। श्लोक ने शौर्य को गुस्से से घूर कर देखा और बोला कि तुम सबके सब यहाँ से जाओ, नहीं तो मैं तुम सबको मार कर खुद को भी मार दूंगा। जाओ यहाँ से। श्लोक गुस्से में तेजी से चीख कर बोला। शौर्य और सभी वहां से चले गए। श्लोक आसवी को जमीन पर पटक देता है। आसवी अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करती रहती है, पर श्लोक इतने गुस्से में रहता है कि उसे कुछ नहीं सूझता है, और वह आसवी का दुपट्टा हटाकर उस पर झुकने वाला होता है कि अचानक से उठ जाता है और कहता है कि तुम्हें तो छूने में भी घिन आने लगी है। मुझे खुद से ही नफरत हो गई है कि मैंने प्यार किया भी तो किस लड़की से किया। आसवी उठती है और कहती है, श्लोक मेरी बात तो सुन लो। श्रेया, श्रेया वही जो तुमको अपनी दोस्त मानती थी, उसी श्रेया की जान तुमने ली है। आसवी, तुमने मेरे अंदर अपने लिए नफरत खुद ही पैदा कर दी है। मेरे सामने कभी मत पड़ना, तुम्हें नहीं पता मैं क्या करूँगा। श्लोक आसवी के पास से चला जाता है और आसवी वहीं बैठकर आसमान की तरफ देखकर चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है कि क्यों आपने गॉड ऐसा किया। उसके कानों में बस एक ही आवाज़ें गूंज रही थीं, पराया पराया होता है, सांप को दूध पिलाया है, तुम्हें जन्म देने वाली माँ बदकिस्मत है, तू कलंक है। मुझे तो खुद से घिन आने लगी है, खुद से ही, कि मैंने तुमसे प्यार किया। सब बातें आसवी के कान में गूंज रही थीं। वह कसकर अपने कानों को बंद करती है और देखती है उसका फ़ोन बजता है। वह कॉल रिसीव करती है। मंजीत उधर से बस एक शब्द कहता है, गुजरात। तभी पीछे से कोई आसवी के सर पर वार करता है। आंखों के अंदर अंधेरा होने लगता है और धीरे धीरे सो जाती है। धीरे धीरे जब आँख खुलती है तो वह अपने आप को किसी बिल्डिंग में पाती है जो अभी बन रही थी। हर जगह ईंट सीमेंट फैले हुए थे। वह उठती है तो सामने देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सामने श्लोक शौर्य बिल्डिंग के एक पिलर से बंधे हुए थे। आ गई मेरी बेबी, होश में। पीछे से आवाज आई तो उसने मुड़कर देखा तो सत्यम था। वह, क्या है ना बेबी, बहुत याद आ रही थी तुम्हारी, तो तुमको ही बुला लिया। सत्यम कहता हुआ धीरे धीरे आसवी के पास आकर खड़ा हो गया। कहाँ है श्रेया? अगर श्रेया को कुछ हुआ तो आसवी चीख कर बोली, श्रेया। श्लोक इतना ही बोला कि सत्यम बोला, श्रेया जिंदा है मेरी बेबी के आशिक। सत्यम बोला। फिर आसवी के चारों तरफ चक्कर लगाते हुए बोलने लगा, बेचारी देखो, तुम मेरे साथ चलो, हम खुश रहेंगे। यहाँ पर तो कोई तुम्हें प्यार नहीं करता। पहले मैंने श्रेया का किडनैप किया, फिर तुम्हें धमकाया कि मुझसे शादी कर लो, नहीं तो श्रेया की इज्जत लूट कर उसे जान से मार दूंगा। और तुमने सिर्फ श्रेया की जान बचाने की खातिर मुझसे शादी करने के लिए हाँ कर दी। कितनी अच्छी हो तुम। क्या इस लोग की आंखों में आंसू आ गए? श्रेया की खातिर आसवी ने ये सब किया? अरे हाँ, अभी तो पूरी कहानी बाकी है मेरी बेबी के आशिक। दिल थाम के सुनो, एसीपी आसवी की त्याग की कहानी। इसे इतना धमकाने के बावजूद तुमने वही गलती की जो मैंने तुमको करने के लिए मना किया। अपनी बहन के हाथों मेरे दोस्त कार्तिक का नंबर लिया। पर मैं इतना भी बेवकूफ़ नहीं हूँ जितना तुमने समझ लिया। उस दिन पार्टी में तुम्हारी बात, तुम्हारी बहन की पूरी बात सुनने के बाद मैं वहाँ गया जहाँ श्रेया को किडनैप किया गया था। अब मुझे इतना तो पता चली गया था कि पुलिस वाले पहुँच रहे हैं तो मेरा बचना नामुमकिन है। फिर ठीक जैसी किस्मत मेरे ही साथ थी, एक लड़की आई जिसकी कार खराब हो गई थी। लिफ्ट मांगने आई। हमने उसे गौर से देखा। उसकी बॉडी स्ट्रक्चर श्रेया की जैसा था। फिर हम सभी ने मिलकर उसका रेप किया। उसे श्रेया के कपड़े पहनाकर जिंदा जलाया।
श्रेया वहां से लेकर चले गए। कितना गिरा हुआ इंसान है। एक बार मेरे हाथ खोल दे, फिर मैं तुझे बताता हूँ कि मैं क्या हूँ। ले लो, अब तू क्या मुझे बताएगा। और हाँ, मुझे तुम सबको यहाँ लाने का कोई प्लान नहीं था, पर क्या करूँ, वह बहन मेरे शिकंजे से भाग निकली। मेरे आदमियों ने उसका पीछा किया, पर वह घर तक पहुँच गई। अब मेरा गिरफ्तार होना तो तय है। एसीपी, मुझे तुमसे शादी करने का कोई शौक नहीं, बस मेरे साथ एक रात बिता लो। कमीने, अपनी जबान पर लगाम दो। आसबी के खिलाफ मैं एक शब्द नहीं सुन सकता। प्यार है वह मेरा, श्लोक बोला। प्यार? कैसा प्यार तुम्हारा? ये प्यार तुम्हें चीख कर बताने की कोशिश कर रहा था कि श्रेया जिंदा है, पर तुमने तो इसकी सुनी भी नहीं। पूरे परिवार में किसी ने इसका भरोसा नहीं किया। तुम कहते हो कि तुम प्यार करते हो, तो फिर आज रात तुम क्या करने वाले थे इसके साथ? प्यार तो मैं करता हूँ, और अभी सबके सामने इसके साथ सोकर अपना प्यार साबित करूंगा। सत्यम ने इतना ही कहा था कि आसबी ने उसे घसीट कर मारा और वह मुंह के बल जा गिरा। आसबी, मुझे माफ कर दो, मैं ही तुम्हारे प्यार के लायक नहीं हूँ, कहकर इस लोक रोने लगा। वह लैला मजनू, रोने धोने माफी मांगने का काम बाद में करना। अभी मैं जिस काम के लिए आया हूँ वह तो कर लूँ। आसवी, अगर मुझे छूने की कोशिश भी की तो सीधा जेल जाओगे और मौत मिलेगी। मैं कोशिश नहीं करूँगा, लेकिन तुम मुझे खुद अपने पास आने से नहीं रोक पाओगी। अगर तुमने ऐसा किया तो रुको, एक नज़ारा दिखाता हूँ तुम्हें, सत्यम ने कहा, और एक चाकू इस लोग के पीछे जा घुसा। इस लोग आसवी तेजी से चीखी और इस लोग की तरफ भागी, पर सत्यम ने उसे खींचकर दूसरी ओर कर दिया, जिससे आसवी का सर दीवार से जा लगा और खून बहने लगा। बहुत करली रिक्वेस्ट, सीधे से मेरी बाहों में आती हो या फिर? सत्यम अपनी औकात में, इस लोग फिर तेजी से चीखा। सत्यम अपनी औकात में बोलो, इस लोग फिर से तेजी से चीखा, पर सत्यम को उसके चीखने से कोई मतलब नहीं था। तभी सत्यम के एक आदमी ने शौर्य के सर पर पीछे से वार किया। वार ज्यादा तेज था, इसलिए शौर्य तुरंत बेहोश हो गया। लकी, लकी, आंखें खोलो, इस लोग चीखा, पर पिलर में बंद होने के कारण वह हिल भी नहीं पा रहा था। सत्यम आसवी के पास गया। आसवी जानती थी कि कुछ भी किया तो सत्यम के आदमी इस लोग को मार देंगे। उसके पास उसकी रिवॉल्वर भी नहीं थी, पर जब वह दीवार से टकराई थी तो चुपके से उसने मंजीत को मैसेज कर दिया था कि वह जल्द से जल्द यहाँ पर आ जाए। आसवी, तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। तुम इस कुत्ते के सामने हार नहीं मान सकती हो। प्लीज आसवी, तुमको मेरी कसम है, तुम इसके सामने नहीं झुकना। मेरी जान की परवाह मत करो, और वैसे भी मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, इसलिए अगर तुम्हारे लिए मैं मर भी जाऊं तो मुझे अच्छा लगेगा। तुम्हें मेरी कसम। इस लोग लगातार चीखता रहा। इस लोग की कसम से आंसू सत्यम की ओर मुड़ी और उसकी आंखों में घूर कर देखने लगी, जैसे उसे ये बताना चाह रही हो कि अब सब कुछ उसके सामने नहीं झुकेगा। तभी आसवी के कान में फिर से एक तेजी से इस लोग की चीख सुनाई दी। जिस जगह पर पहले चाकू से वार किया गया था उसी जगह पर फिर से वार किया गया था, और वह आदमी चाकू को उसी जगह पर घुमा रहा था। आसवी इस लोग के पास भागी और उस आदमी को पैर से मारा, जिससे वह दूर जा गिरा। इस लोक। फिर वह गुस्से में पीछे मुड़कर तेज से चिल्लाई, सत्यम, तुमने मेरे प्यार पर वार किया है, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। वह सत्यम को मारने के लिए दौड़ी कि तभी पीछे से आवाज आई, अब एक भी कदम आगे बढ़ाया तो तेरा प्यार परलोक सिधार जाएगा। आसवी ने पीछे मुड़कर देखा तो सम्राट बंदूक तान कर खड़ा था। तुम यहाँ पर? तुम तो जेल में थे ना, यहाँ कैसे? आसवी ने पूछा। वह बात यह है ना मैडम, आपका वह जांबाज पुलिस ऑफिसर मुझसे जेल के अंदर पूछताछ कर रहा था। इतने में आपका मैसेज आया और वह बिना लॉक किए निकल गया। अब वहाँ के दो चार हवलदार को मारना तो मेरे बाएं हाथ का खेल था, और तुम्हारे पुलिस वाले यहाँ रास्ते खोज खोज कर पहुंच रहे हैं, जबकि ये जगह तो मुझे पहले से ही पता है। क्या? पुलिस को मैसेज? यानी पुलिस यहाँ पर आ रही है? सत्यम चौंकते हुए बोला। फिर आसबी से बोला, ये तुमने अच्छा नहीं किया, इसका खामियाजा तुम्हें भुगतना पड़ेगा। तुझे जो करना है कर, मैं भी तो देखता हूँ ये कैसे विरोध करती है, सम्राट बोला। सत्यम आसबी की तरफ बढ़ने लगा। आसबी मन में सोचने लगी, ये मंजीत ने क्या बेवकूफ़ी की। सत्यम आसबी को छूना नहीं। इस लोग फिर से चिल्लाया। इस पल का बहुत इंतजार किया, पर अब नहीं कर सकते। सत्यम ने आसवी को धक्का दे दिया। आसवी गिर गई। सत्यम ऊपर जाने ही वाला था कि उसे पुलिस सायरन की आवाज सुनाई दी। तो पुलिस आ गई, अब क्या करें? सत्यम खुद से बोला।
फिर आसबी उठकर मुस्कुराने लगी और बोली, अब कहाँ पर जाओगे? तो सम्राट बोलता है कि अभी भी बाजी हमारे हाथ है। सम्राट भाई निकलो यहाँ से, इन सबको बाद में देखेंगे। सभी आदमी व दोनों भागने लगे। इस लोग के ऊपर भी बेहोशी आने लगी थी। आसबी इस लोग को होश में लाने की कोशिश कर रही थी। तभी सत्यम वापस आया। आसबी उसे पकड़ने के लिए दौड़ी, पर सत्यम ने गोली चला दी। गोली जाकर आसबी के सीने में लगी। सत्यम और उसके आदमियों को पुलिस ने पकड़ लिया और सभी को हॉस्पिटल ले जाया गया। सत्यम और सम्राट को एक पुलिस ऑफिसर दो अन्य लोगों की हत्या करने की कोशिश में लंबे टाइम के लिए जेल भेज दिया गया। आज सभी को अस्पताल में 10 दिन हो गए थे। श्लोक और शौर्य ठीक हो गए थे, पर आसबी को अभी तक होश नहीं आया। आसबी की बहादुरी के चर्चे मीडिया में तेजी से फैल रहे थे। हर कोई आसबी की सलामती की दुआ कर रहा था। श्लोक हमेशा आसबी का हाथ पकड़कर बैठा हुआ था। रोहित अंदर आया। श्लोक उसका हाथ पकड़कर बोला, रोहित, आसबी को अब तक होश क्यों नहीं आया? तुम मेरी जान ले लो, लेकिन आसबी को ठीक कर दो। रोहित श्लोक से कहता है कि आसबी बहुत जल्द ठीक हो जाएगी, बस हिम्मत रखो। रोहित की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह बाहर कॉरिडोर में आकर खड़ा हो जाता है। तुम कुछ छिपा रहे हो ना आसबी के बारे में? पीछे से शौर्य ने आकर बोला, बताओ रोहित, क्या बात है? शौर्य, आसबी की हालत बहुत सीरियस है। 10 दिन हो गए हैं, कोई मोमेंट नहीं हुआ है। मैं तुम्हें कोई झूठी तसल्ली नहीं देना चाहता हूँ, बट आसबी को बचाना नामुमकिन हो गया है। तुम ये बात श्लोक भैया या फैमिली में किसी को मत कहना, नहीं तो सब बिखर जाएंगे। श्लोक भैया तो जीते जी मर जाएंगे। शौर्य रोते हुए बोला, डोंट वरी, मैं समझ सकता हूँ, इसलिए मैंने किसी को कुछ नहीं बताया है। जैसे ही दोनों जाने के लिए मुड़े, श्लोक खड़ा था। भाई, आसबी को कुछ नहीं होगा, वह ठीक हो जाएगी। रोहित ऐसे ही कर रहा था, कहकर शौर्य श्लोक को समझाने के लिए आगे आया, पर श्लोक पीछे दौड़ते हुए आसबी के पास गया और उसका हाथ अपने हाथों में लेकर बोला, आसबी, तुम्हारे बिना मैं कुछ नहीं हूँ। हमने साथ खुशी से जीने के लिए बहुत सपने देखे हैं, तो आसबी, तो इस तरह से हमारे सपनों को चकनाचूर नहीं कर सकती हो। तभी आसबी की उंगलियां हिलीं। रोहित, आसबी की उंगलियां हिलीं। शौर्य बोला, क्या? रोहित खुशी से बोला, तुम रुको, मैं देखता हूँ। श्लोक, शौर्य, तुम बाहर जाओ। रोहित बोला, नहीं रोहित, मैं अपनी आसबी को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, कहीं नहीं। श्लोक आसबी की तरफ देखते हुए बोला, श्लोक प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, आसबी को मैं ठीक करूंगा, अभी बाहर जाओ। फिर शौर्य की तरफ इशारा करके श्लोक को बाहर ले जाने को कहता है। प्रतिष्ठा का भी रो रो कर बुरा हाल था। युगांत उसे समझा कर ले जाता है। प्रतिष्ठा जाने को तैयार नहीं होती, पर सैल कहती है कि बेटा, तुम माँ बनने वाली हो, बच्चे की सेहत के लिए हानिकारक है। श्रेया इन सब का गुनहगार खुद को समझती है, पर सब उसे समझाते हैं कि बेटा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, गलती तो हमारी है जो हमने आसबी के ऊपर भरोसा नहीं किया। रात को श्लोक आसबी के पास आता है। जैसे ही वह दरवाज़ा खोलता है, वह चौंक जाता है। आज बेड पर नहीं थी। रोहित, लकी, अंकल, आंटी चिल्लाता है, क्या हुआ श्लोक? कहकर सभी अंदर आते हैं, पर वहां आसबी को ना पाकर सभी लोग चौंक जाते हैं। श्लोक रोहित का गला दबा देता है। सभी किसी तरह रोहित को छुड़ाते हैं। आज आसबी को गायब हुए 10 साल बीत गए थे। सब कुछ बदल गया था। श्रेया की शादी हो गई थी। वह अपने हस्बैंड के साथ गोवा शिफ्ट हो गई थी। प्रतिष्ठा की बेटी हुई थी, जिसका नाम परी था। शौर्य को शादी करने को कहा गया था, पर शौर्य ने साफ साफ मना कर दिया कि जब तक श्लोक भैया पहले की तरह नहीं हो जाएंगे, उनकी शादी नहीं हो जाएगी, मैं शादी नहीं करूँगा। श्लोक ने घर छोड़ दिया था और आसबी के जाने के बाद सबसे मुंह मोड़ लिया था। परिवार के लोग कभी कभार मिलने चले आते थे, पर 10 सालों में वहाँ कभी घर नहीं गया। वहाँ सब कुछ आसबी की यादों से भरा हुआ था, पर वह यादें श्लोक को सिर्फ दर्द दे रही थी। इसलिए श्लोक सब कुछ छोड़कर गुजरात में ही आकर रहने लगा। सर आ गए क्या? सभी कलर आ गए हैं ना? ऋचा इधर उधर तेजी से दौड़ते हुए मानवी से बोली, हाँ सब हो गया, बच्चों को भी बैठा दिया है। और वैसे भी मिस ऋचा, आप न्यू हो, इसलिए आपको सर के बारे में नहीं पता, पर इतना टेंशन ना लो, सर बहुत कूल हैं। हाँ, कभी हंसते नहीं हैं, पर कभी कुछ कहते भी नहीं हैं, लगता है। सर आ गए। कोई गाड़ी बाहर आकर रुकी। ऋचा बोली, सर गाड़ी से नहीं, पैदल आते हैं। मानवी बोली, क्या? ऋचा हैरान होते हुए बोली, हाँ, हमारे सर को दुनिया से कोई मोह नहीं है, वह रहते तो इस दुनिया में हैं,
पर कहाँ गुम रहते हैं, किसके ख्यालों में, कोई नहीं जानता। मानवी बोली, क्या बातें हो रही हैं तुम दोनों में? पीछे से आवाज आई। ऋचा मानवी ने पीछे मुड़कर देखा। मानवी, हेलो श्लोक सर। कुछ नहीं, बस सारे अरेंजमेंट अच्छे से हो गए हैं या नहीं, उसी के बारे में तैयारियां हो रही थी, और बच्चों का एडमिशन भी होना है। सब कुछ मिलाकर बिल्कुल परफेक्ट है, मानवी ने कहा। ठीक है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, एक एक को भेजना, कहकर श्लोक अंदर चला गया। मे आई कम इन सर? एक नन्हा सा बच्चा अपना हाथ आगे श्लोक के ऑफिस में अंदर आते हुए बोला। श्लोक उस बच्चे को देखता ही रह गया। उसे उस बच्चे में अपना ही बचपन दिख रहा था। आपके साथ आपके पेरेंट्स नहीं आए? श्लोक उस बच्चे के पास आकर उसे प्यार से गोद में उठाते हुए बोला। नहीं, मम्मा कहती हैं अपने सारे काम खुद करने चाहिए, वह बच्चा मासूमियत से बोला। ओहो, तो आप अपना खाना भी खुद बनाते हो? श्लोक बोला। वह बच्चा श्लोक को एकटक नकली गुस्सा दिखाते हुए देखने लगा तो श्लोक बोला, ओ सॉरी, अच्छा खाना तो मम्मा का काम है, वह तो मम्मा ही बनाएंगी, मैं तो भूल गया था। तो बच्चा श्लोक के कान में बोला, मैं मम्मा को बिना सताए यहाँ पर आया हूँ, मुझे पेंटिंग करना बहुत पसंद है, पर मम्मा को नहीं पता। पर बेटा, आपके फॉर्म पर तो आपके पेरेंट्स के सिग्नेचर लेने होंगे। श्लोक बोला। तो आप बच्चा, आप वह सिग्नेचर कर दो, आप तो मेरे पापा जैसे हो। बच्चा थोड़ा उदास होकर बोला। तो बेटा, आप अपने पापा को ही क्यों नहीं बुला लेते, वह तो आपका कहना मानेंगे। श्लोक बोला। तो वह बच्चा बोला कि मैंने कभी अपने पापा को नहीं देखा, मेरे पापा कैसे हैं, आप मेरे अंकल बनकर सिग्नेचर कर देना। श्लोक उस बच्चे की मासूमियत में खो गया था और 10 सालों में वह पहली बार खुलकर खुश हुआ था। अच्छा बेटा, बताओ आपका नाम क्या है? श्लोक उसके फॉर्म को भरते हुए बोला। आलोक आहूजा। ये नाम सुनते ही श्लोक उस बच्चे को गौर से देखने लगा और एक बार फिर आसवी की याद में खो गया। आसवी के बर्थडे के दिन श्लोक व आसवी ने मिलकर अपना फ्यूचर प्लान बताया था कि अगर लड़का होगा तो आसवी व श्लोक के नाम पर आ प्लस लोक आलोक रखेंगे, और अगर लड़की हुई तो आंसू नाम रखेंगे। क्या हुआ सर, आप रुक क्यों गए? आपको मेरे नाम की स्पेलिंग नहीं आती क्या? वह बच्चा मासूमियत से बोला। तो श्लोक हंसने लगा। ठीक उसी समय सौर्य अंदर आया और श्लोक को इस तरह से खुलकर हंसता देखकर बहुत खुश हुआ और उसे जाकर गले लगा लिया। भाई, आपको इस तरह खुश देखकर बहुत खुशी हो रही है। भाई, आप ठीक तो हैं? हाँ सॉरी, मैं ठीक हूँ। श्लोक बोला। भाई, क्या आप मुझे लकी नहीं बुला सकते? भाई, मैं सिर्फ आपका लकी हूँ। भाई प्लीज घर चलिए, सब आपको बहुत याद करते हैं, सॉरी बोला। सॉरी, मैं बार बार एक ही बात को दोहराना नहीं चाहता हूँ, कोई काम हो तो बताओ। श्लोक बोला। कोई काम नहीं है भाई, सभी लोग मंदिर जा रहे थे, उसी मंदिर जहाँ पर आपने आसवी भाभी को प्रपोज किया था। कहता हुआ सौर्य रुक गया, फिर बोला, मुझे लगा कि शायद आप भी चलेंगे। नहीं, 1 हफ्ते के बाद आसवी का बर्थडे है और मैं कहीं नहीं जाना चाहता हूँ। श्लोक ने उदास होकर कहा। ओके भाई, ठीक है, मैं चलता हूँ। ऑफिस की मीटिंग के सिलसिले में यहाँ आया था तो सोचा कि आपसे मिलता चलूं। सॉरी थोड़ा गुस्से में बोला और जाने लगा। सॉरी श्लोक के पीछे से आवाज लगाई तो सॉरी पीछे मुड़ा तो श्लोक बोला, सॉरी, मैं आसवी के बिना कैसे जिंदा हूँ, ये सिर्फ मैं ही जानता हूँ। आसवी मेरी वजह से सब कुछ छोड़कर चली गई, मैं हर पल मर रहा हूँ। अगर वहाँ गया तो आसवी के साथ मेरी बहुत सारी यादें हैं, मैं कैसे जी पाऊँगा? तू समझने की कोशिश कर, मैं आपके साथ हूँ, सौर्य बोला। सौर्य, मेरी एक बात मानोगे? श्लोक बोला। भाई, आपकी सब बात मानूंगा, आप पूछिए नहीं, बस बताइए, सौर्य ने कहा। सौर्य, तू मेरी वजह से अपनी जिंदगी मत खराब कर, तू शादी कर ले प्लीज मेरे लिए। श्लोक बोला। भाई, आपके लिए ही तो शादी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि शादी करके फिर मैं अपने परिवार में बिजी हो जाऊंगा, जो मैं नहीं चाहता। आपके बाद मेरी खुशियाँ हैं, मैं चलता हूँ भाई। भाई कहकर सौर्य बिना श्लोक की बात सुने वहां से चला गया। बेटा, आपका फॉर्म भर दिया है, आप जाओ वहां, मैं कुछ देर में आता हूँ, और बच्चों के एडमिशन करने हैं। श्लोक बोला। ओके सर, बाय कहकर आलोक चला गया। ये लड़का भी पता नहीं कहाँ गया है, जब देखो तब शरारत। मेरी तो कोई बात सुनता ही नहीं है। किचन के अंदर से आवाज आ रही थी
क्या हुआ? बच्चा ही है, इतना क्यों घर को सर पर उठाए हुए हो? परेशान वह नहीं, परेशान तुम हम सबको करती हो। आसवी, धर्मजी बोले। आसवी किचन से बाहर आई, सिंपल सूट सलवार पहने हुए थी, दुपट्टा साइड में, एक कंधे पर ली हुई थी, बालों का जूड़ा बनाई हुई थी। पापा आपको कितनी बार कहा है कि मुझे आसवी नहीं, हाँ हाँ, आसवी नहीं कनक कहना है, याद है मुझे। धर्मजी कुर्सी पर से उठते हुए बोले। अब आपका दर्द कैसा है? आसबी बोली। बेटा, जब से तू जिंदगी में आई है सारा दर्द छूमंतर हो गया है। बेटा, मुझे माफ कर दे। हमारे पास तुम्हारे पालन पोषण के लिए पैसा नहीं था, इसलिए तेरे जन्म के बाद ही हम और तेरी माँ ने तुम्हें छोड़ दिया। मैं पापा आपसे कितनी बार कहा है ये सब बातें मत किया करिए। आप और माँ मेरे लिए बहुत अनमोल हैं। हाँ, माँ से याद आया, ये माँ कहाँ चली गई? अपने नाती के साथ निकल गई होंगी कहीं घूमने। नानी को नाती के अलावा कुछ चाहिए ही तो नहीं। फिर दोनों हंसने लगते हैं। मम्मा मम्मा। कुछ ही देर में आलोक दौड़ता हुआ अंदर आया। कहाँ थे तुम इतनी सुबह सुबह? आसवी हल्का सा गुस्सा दिखाते हुए उसके कान को पकड़कर बोली। मम्मा, पहले कान छोड़ो मेरा, वह अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। अच्छा, अब जाओ बैठो बाहर नाना के साथ, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी फेवरेट खीर लेकर आती हूँ। वह लव यू मम्मा कहकर आलोक जाने लगा तो आसवी बोली, एक मिनट रुको, ये तुम्हारे कपड़े पर कलर लगा हुआ है, मतलब तुम माने नहीं चले गए एडमिशन कराने? आलोक मासूम सा फेस बनाकर कहता है। मम्मा, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आसवी हंस देती है। अच्छा ठीक है, मैं कल तुम्हारे साथ जाकर फीस पे कर देती हूँ। अब मुंह ना बनाओ, जाओ नाना के पास बैठो, मैं तुम्हारे लिए खीर लेकर आती हूँ। अरे मम्मा, जल्दी लाओ, फिर पेट में चूहे कूद रहे हैं, कहता हुआ आलोक भाग गया। आलोक की पसंद भी पूरी तरह इस लोक की तरह ही है, आसवी कहने लगती है। इस लोक को भी खीर बहुत पसंद थी और पेंटिंग भी। हाँ, वह आलोक इस लोक पर ही गया है। आलोक की हर चीज़ें मुझे इस लोक की याद दिलाती हैं। कभी कभी सोचती हूँ कि चली जाऊँ, पर नहीं, अब मैं वापस वहाँ मुड़कर नहीं जा सकती। मैं जानती हूँ कि जब सब मुझसे बहुत प्यार करते हैं, पर किसी को मुझ पर विश्वास नहीं था। उस टाइम हालात ही ऐसे थे कि किसी ने तुम पर विश्वास नहीं किया। इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। पीछे से आवाज आई। आसवी ने देखा, पीछे उसकी गायत्री माँ खड़ी थी। माँ, अगर आपको मुझसे दिक्कत है तो मैं यहाँ से चली जाती हूँ। आसवी नकली गुस्सा करते हुए बोली। अरे नहीं मेरी प्यारी दुलारी, हमने तो तुम्हें छोड़ दिया था, पर तुमने हमें ढूंढा, आज हमारे साथ हो। मेरी कोख धन्य हो गई, मुझे तुम जैसी बेटी मिली, कहकर गायत्री आसवी के गले लगा लेती है। आसवी को सविता माँ की बात याद आने लगती है कि मम्मी ने कहा था वह कितनी बदकिस्मत होगी जिसकी कोख से तू पैदा हुई होगी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। अपने आंसुओं को गायत्री से छुपाकर पोंछ लेती है। आसवी दूसरे दिन किसी जरूरी काम में बिजी थी तो धर्मजी आलोक के साथ उसकी फीस पे करने चले गए। एक हफ्ते में इस लोग आलोक से बहुत घुल मिल गया था। क्या हुआ मेरा शेर, आज उदास है? आलोक को गार्डन में उदास बैठा देखकर इस लोग उसके पास बैठते हुए बोला। कुछ नहीं, आलोक बोला। अच्छा, आप मुझे नहीं बताओगे? इस लोग आलोक से बोला। कल मेरी मम्मा का बर्थडे है, आज तक उन्होंने कभी अपना बर्थडे नहीं मनाया। मैं छोटा था इसलिए कुछ नहीं कर पाता था, पर अब मैं बड़ा हो गया हूँ। मैं अपनी मम्मा का बर्थडे मनाना चाहता हूँ, पर मेरे पास पैसे ही नहीं हैं। आलोक भोला सा चेहरा बनाकर बोला। बस इतनी सी बात, तो मैं अपने पैसों से आपकी मम्मा का बर्थडे मनाऊंगा? श्लोक बोला। नहीं, मेरी मम्मा कहती हैं कि कभी किसी से कुछ नहीं मांगना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। मैं आपको पैसे नहीं ले सकता हूँ। अच्छा, तो फिर एक काम करते हैं, मैंने आपको वह हॉर्स की पेंटिंग सिखाई है ना, उसे आप बहुत अच्छा बनाते भी हो, तो कुछ न्यू बच्चे आए हैं, आप उन्हें पेंटिंग सिखा दीजिए, इसके बदले में आपको पैसे दे दूंगा। वह आपकी मेहनत के पैसे होंगे, तब तो आप लोगे? श्लोक बोला। हाँ, अब ठीक है, पर बर्थडे तो कल है, एक दिन में मैं सबको क्या सिखा पाऊंगा? अरे वह मेरे से आज एडवांस ले लो, बाकी सिखाने के बाद ले लेना। अब खुश? श्लोक बोला। थैंक यू सर, आप मुझे पैसे मत दीजिए, आप उसी पैसे से मेरी मम्मा के लिए केक ऑर्डर कर दीजिए। उन्होंने हमारा ये पेंटिंग स्कूल में नहीं देखा, मैं कल उनको यहाँ ले आऊँगा, फिर हम सभी उन्हें सरप्राइज़ करेंगे।
आप होंगे ना हमारे साथ कल? आलोक बोला। इस लोग सोचने लगा, कल तो आसवी का बर्थडे है, मुझे पूरा टाइम अकेले बिताना है। पर उसे आलोक से इतना लगाव हो गया था कि वह मना नहीं कर पाया। ओके, मैं रहूँगा आपकी मम्मा के बर्थडे पर। अब आप बताइए, आपकी मम्मा का क्या नाम है? वह क्या है ना, केक पर उनका नाम भी तो लिखवाना है। आसवी, आलोक बोला। इस लोग की धड़कन थमने लगी। उसे अपने आसपास सब कुछ रुका हुआ नजर आने लगा। क्या क्या है नाम? जैसे श्लोक सुनना चाहता है कि आलोक ने सच में ये नाम लिया था या सिर्फ भ्रम है उसका। कनक नाम है मेरी मम्मा का, आलोक बोला। पर अभी अभी तो आपने दूसरा नाम लिया था ना, श्लोक बोला। मैं तो वह देखो, उसे देखकर पढ़ने की कोशिश कर रहा था, आलोक अपनी उंगलियां दिखाते हुए बोला। श्लोक ने सामने देखा तो एक पेंटिंग थी जिसमें आस भी लिखा हुआ था। तभी श्लोक का फोन बजने लगा। वह फोन उठाकर कहता है, हाँ माँ कैसी हो? मैं ठीक हूँ बेटा, तुम तो घर नहीं आओगे? श्रेया आई हुई है, वह तुमसे मिलना चाहती है, तो कल हम सभी वहाँ आ रहे हैं। अगले दिन आलोक आसवी को जबरदस्ती स्कूल में आने के लिए मना लेता है। इस लोग जल्दी जल्दी आलोक की मम्मी के बर्थडे की तैयारी कर देता है। वह ये सब जल्दी करके कुछ टाइम अकेले स्पेंड करना चाहता था। किस चीज़ की तैयारी हो रही है? सर, अंदर आकर बोली। इस लोग आकर सैल और अनिल जी के पैर छूता है और कहता है, एक बच्चे की मम्मी का बर्थडे है तो इसी को सेलिब्रेट कर रहे हैं, बहुत क्यूट बच्चा है। सर, सर मम्मा आ रही हैं, जल्दी से लाइट ऑफ कर दीजिए। आलोक दौड़ता हुआ आया। सैल और अनिल जी आलोक को देखते ही रह गए। ऐसा लग रहा था कि जैसे श्लोक ही दौड़ता हुआ आ रहा है। ये पता नहीं आलोक ने किस पेंटिंग स्कूल में एडमिशन लिया है, यहाँ तो लाइट भी नहीं है। आसवी अपने साड़ी का पल्लू नीचे सीधा करते हुए बोली। तभी अचानक से लाइट आ गई और वह पल्लू सीधा करके सामने देखी, इस लोग खड़ा है। थैंक गॉड लाइट आ गई, कहकर आसवी ने जैसे ही नज़र ऊपर उठाई, सामने इस लोग को देखकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। इस लोग तो आसवी को देखकर सुधबुद्धि खो बैठा। 10 साल बाद आज आसवी उसकी आंखों के सामने थी। ये पल रुक ही गया था और इस लोग आसवी एक दूसरे को बस देखे जा रहे थे और दोनों की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। मम्मा सरप्राइज! आलोक की आवाज़ से दोनों की नज़रें हटीं। इस लोक ने एक नज़र आसवी को देखा और फिर आलोक को कसकर गले लगाकर रोने लगा। सर आप रो क्यों रहे हैं? ज़्यादा पैसा खर्चा हो गया क्या? आलोक ने मासूमियत से बोला। तो श्लोक ने कहा, नहीं बेटा, आज बहुत कुछ मिल गया। आलोक कहता है, रुको मैं मम्मा को केक के पास लेकर आता हूँ। कहकर वह आसवी का हाथ पकड़कर उसे केक के पास लाने चला गया। आसवी सिर्फ श्लोक को ही देखे जा रही थी, कोई कुछ नहीं कह रहा था। सबकी आंखें आंसुओं से भीगी हुई थीं। जैसे ही आसवी श्लोक के पास आई, श्लोक ने कसकर उसे गले से लगा लिया और आसवी ने भी श्लोक को गले लगा लिया। दोनों बहुत देर तक एक दूसरे के गले लगकर रोते रहे। फिर आसवी धीरे धीरे सबसे मिली। आसवी जब प्रतिष्ठा के पास गई तो प्रतिष्ठा ने दूसरी साइड मुंह कर लिया। आसवी ने उसे पीछे से गले लगा लिया तो प्रतिष्ठा ने भी गले लगा लिया और दोनों लोग रोने लगे। मॉम ये कौन है और आप इनसे मिलकर क्यों रो रही हैं? परी ने बोला। आसवी ने प्रतिष्ठा की तरफ देखा तो प्रतिष्ठा ने हाँ में सर हिलाया तो आसवी नीचे बैठकर परी को गले लगा लेती है और बोली, मैं मौसी हूँ तुम्हारी, आसवी मौसी। आसवी मौसी मॉम आपके बारे में हमेशा बात करती हैं, परी ने कहा। तो आसवी ने कहा, अच्छा। परी ने कहा, हाँ। आसवी ने जब सौर्य की तरफ देखा तो वह वहाँ से जाने लगा तो आसवी बोली, अपने गैंगस्टर चोरनी से नहीं मिलोगे? सौर्य दौड़कर आया और आसवी को गले से लगा लिया। सभी ने आसवी से माफ़ी मांगी। आलोक भी अपने पापा से मिलकर बहुत खुश था और उन्हीं के गले लगा हुआ था। सौर्य कहता है कि मैं अंकल आंटी धीरज भैया को ये खुशखबरी देता हूँ तो श्रेया मना कर देती है और कहती है कि नहीं, हम सब वहीं चलकर उन्हें ये खुशखबरी देंगे। आसवी तुम चलोगी ना हमारे साथ? आसवी बोलती है, हाँ, पर उसके पहले मैं आप सभी को किसी से मिलाना चाहती हूँ। आसवी धर्म के पास कॉल करती है। कुछ देर में धर्म व गायत्री भी आ जाते हैं। आसवी सबसे उन्हें मिलाती है और बताती है कि यही मेरे रियल मम्मी पापा हैं। सभी मिलकर बहुत खुश हो जाते हैं। धर्म व गायत्री जब इस लोग से मिलते हैं तो बहुत खुश होते हैं और इस लोग भी उनके गले लगकर बहुत खुश होता है।
अब सविता की तबीयत कैसी है? गोपाल बोले। पापा, जब से आसवी गई है, माँ ने बिस्तर पकड़ लिया है। आसवी के जाने का दुख हम में से कोई नहीं बर्दाश्त कर पाया। दवाइयाँ दे दी हैं। तभी दरवाजे पर बेल हुई। रुको पापा, मैं खोलता हूँ। धीरज ऊपर से नीचे आते हुए बोला। धीरज ने दरवाजा खोला। पापा, अपर्णा, आप लोग इतनी जल्दी यहाँ आइए। सभी दरवाजे पर पहुँचते हैं तो अनिल, सैल, श्लोक, श्रेया सभी खड़े रहते हैं। आप लोग आइए, अंदर आइए। श्लोक बेटा, तुम्हें देखे तो 10 साल हो गए थे। आसबी के जाने के बाद तो हम सब बस जी रहे हैं। आसबी एक कोने में खड़ी होकर ये सब सुन रही थी और आंखों से आंसू बह रहे थे। पापा, पीछे से आवाज आई। सभी लोग साइड हो गए। गोपाल जी ने सामने देखा, आसबी खड़ी थी। उन्हें लगा कि बस ये एक सपना है। वह श्लोक को गले लगाकर कहते हैं, बेटा, तेरे आने से तो हमें आसबी भी दिखने लगी। सविता तो बस आसवी के इंतजार में जिंदा है। अपने जाते जाते वहाँ हम सबकी खुशियाँ लेकर चली गई। तो माया, मुझे बहुत खुशी हुई। पापा, फिर से आसवी ने पुकारा। बेटा, मुझे तो बस सामने आसवी दिखाई दे रही है और उसकी आवाज़ भी सुनाई दे रही है, पर मैं जानता हूँ कि अब वह कभी लौट कर नहीं आएगी। हम सभी ने उसे बहुत दर्द दिया है। गोपाल जी नम आंखों से बोले। पापा, वह सच में है? श्लोक बोला। क्या? गोपाल जी चौंकते हुए बोले। आसवी धीरे धीरे गोपाल की तरफ बढ़ने लगी और गोपाल भी आसवी की तरफ बढ़े। दोनों बाप बेटी एक दूसरे के गले लग गए और रोने लगे। कहाँ चली गई थी मेरी बच्ची? तू ठीक तो है? तुझे गोली लगी थी, अब घाव कैसा है? गोपाल जी रोते हुए बोले। पापा, गोली लगे 10 साल हो गए हैं, अब घाव का निशान भी नहीं है। आसवी ने कहा। तो गोपाल ने कहा, गोली का घाव तो भर गया होगा बेटा, पर हम सब ने बातों का जो घाव तुम्हें दिया है वह कभी नहीं भरा होगा। बेटा, तभी तो तुम हम सब से इतना दूर चली गईं, इतना दूर कि तुम तो हम सब के बिना जीना सीख गईं। पर हम तो तुम्हारे बिना जी कर भी लाश बन गए थे। प्लीज हम सबको माफ कर दो बेटा। नहीं पापा, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। पापा, गलती तो मेरी है कि मैं आप लोगों को छोड़कर चली गई थी। आपका नाती आलोक, आसवी ने बताया। नाती? मेरा नाती कहकर गोपाल जी खुशी से आलोक को गले लगा लेते हैं तो आलोक चहकते चहकते बोला, वाह मेरे दो दो नाना। दो दो नाना जी? गोपाल जी ने आश्चर्य से पूछा। आसवी धर्म और गायत्री को गोपाल से मिलवाती है। सभी एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते हैं। आसवी धीरज के पास जाती है और उसे गले लगाने वाली होती है कि धीरज हाथ जोड़ देता है और कहता है, मुझे माफ़ कर दो गुड़िया। मैं तो भूल ही गया था कि गुड़िया बहुत नाजुक होती है। कभी किसी को दुख पहुंचाने की बात तो बहुत दूर, किसी को तकलीफ में भी नहीं देख सकती। हमने ही अपनी गुड़िया को सही से ख्याल नहीं रखा। नहीं भैया, आप सभी लोग मुझसे माफ़ी मांग कर मुझे शर्मिंदा मत करिए। आप भाभी, पापा, मम्मी। मम्मी कहाँ है पापा? आसवी ने अचानक से पूछा। ऊपर। आसवी गिरती दौड़ती सविता के रूम में पहुंची। मम्मी, मम्मी। सविता अपने सामने आसवी को देखकर डरने लगी और तेजी से चिल्लाई, अपर्णा। अपर्णा दौड़ती हुई आई और बोली, माँ क्या हुआ? आप चिल्लाई क्यों? आसवी देख, सामने खड़ी है। मैं बहुत दर्द में हूँ। मैं उसे रोज यहीं खड़ा देखती हूँ और यही तकलीफ होती है कि मैं तो उसकी माँ थी। मुझे तो उसका साथ देना चाहिए। मुझे तो उसकी हालत समझनी चाहिए। पता नहीं मेरी बच्ची कहाँ चली गई। आसवी वापस आने लगी। देखो, आसवी आ रही है। ऐसे ही रोज मेरे पास आकर मुझे फिर से अकेला छोड़कर चली जाती है। प्लीज कहो जाए, कहकर अपना हाथ पकड़कर रोने लगी। आसवी पास आकर बैठते हुए बोली, अब नहीं जाऊंगी माँ, कहकर आसवी सविता जी के गले लग गई। आसवी मेरी बच्ची, तू लौट आई। अपर्णा, सच में ये आसवी है? हाँ माँ, आसवी लौट आई। साथ में अब हमारी खुशियाँ भी लौट आईं। अपर्णा बोली, बच्ची मेरी आ गई, कहकर सविता रोने लगी। मेरी बच्ची। उनका ये मिलन देखकर हर कोई रो दिया। आज इतने सालों के बाद आसवी अपने घर में थी, अपनी खुशियों में थी। धर्म और गायत्री भी सविता से मिलते हैं। गायत्री कहती है कि बहन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी बेटी को माँ का प्यार दिया। माफ करना, मेरी नहीं हमारी, कहकर दोनों माँओं ने आसवी को गले लगा लिया। सविता कहती है, बहन, अगर आप सच में हमारा आभार मान रहे हैं तो आपको एक वादा करना होगा हमसे। तो गायत्री जी पूछती हैं, कैसा वादा? सविता कहती है कि यही, अगले जन्म में आसवी मेरी कोख से पैदा होगी। जैसे ही सविता ने कहा तो आसवी फिर से उनके गले लगकर रो दी।
बुआ आप तो हमें भूल ही गईं। पीछे से आवाज आई। आसवी ने पीछे मुड़कर देखा। सनाया अपर्णा की बेटी खड़ी थी। आसवी ने उसे प्यार से बुलाया और कहा, आपको आपकी बुआ कभी नहीं भूल सकती, क्योंकि आपको आपकी बुआ बहुत प्यार करती हैं। आलोक खुश होकर बोला, भाई यहाँ तो मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं। मम्मा मैं इन सब के साथ खेलने जाऊं? हाँ बेटा जाओ। आलोक, परी, सनाया सभी खेलने चले गए। सभी लोग आज वहीं रुक गए थे। धीरज आता है और कहता है कि गुड़िया, तेरे जाने के बाद तो हम सब ने जीने का ख्याल ही छोड़ दिया था, पर कोई है जिसने हम सबको जीने का सहारा दिया। आज उसी की वजह से हम सब जी रहे हैं। तो आस भी पूछती है कि कौन है? तो धीरज कहता है कि अंदर आ जाओ। कुछ ही देर में एक लड़की अंदर आती है। आस भी उसे पहचान नहीं पाती। आस भी उसे आश्चर्य से देखती है। तो वह लड़की कहती है, आसवी दीदी। उसकी आवाज़ सुनकर आस भी जान जाती है ये कौन है, और उसे जाकर गले से लगा लेती है और कहती है, चंचला। चंचला भी आकर गले लग जाती है और रोती है और कहती है कि दीदी आप तो हम सबको छोड़कर चली गई थी। मैं बहुत खुश हूँ कि आज आप आ गई हो। इस लोग टेरेस पर खड़ा था। अब भी उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। इस लोग मुझे माफ नहीं करोगे? आसवी ने आकर कहा। इस लोग घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया और रोने लगा। आसवी उसे गले लगाकर कहती है, बस इस लोग बहुत रो लिए। अब मैं तुम्हारे पास हूँ। अब मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मम्मा पापा आप तो हमें भूल ही गए। नन्हा सा आलोक दौड़ता हुआ आया और आसवी व इस्लोक के गले लग गया। इस्लोक आसवी से कहता है, थैंक्स आसवी, मुझे इतना प्यारा गिफ्ट, इतना प्यारा बेटा देने के लिए। अगले दिन आसवी व इस्लोक कमरे से नीचे आए तो पूरा घर सजाया गया था। पापा किस चीज़ की तैयारी हो रही है? आसवी श्लोक ने आकर पूछा। तुम्हारी व श्लोक की आज शादी है। गोपाल जी के साथ सभी ने एक साथ बोला। क्या? श्लोक व आसवी भी एक साथ बोले। हाँ, आज मेरे मम्मी पापा की शादी है। मैं अपने पापा के साथ घर सजाऊंगा, फिर मम्मा के साथ मम्मा की बारात लेकर अपनी मम्मा को लेने जाऊंगा। आलोक की बातें सुनकर सभी हंस देते हैं। तो शौर्य कहता है कि अब चाचा और भतीजा एक साथ शादी की तैयारियां करेंगे। आलोक भी हंसकर शौर्य की गोद में चढ़ जाता है। रात को श्लोक व आसवी की शादी हो गई। भाभी भाई, आपके लिए एक सरप्राइज है, शौर्य ने कहा। क्या लकी? श्लोक ने पूछा। भाई, वह फिर अचानक से श्लोक की तरफ मुड़ा और गले लगाकर बोला, भाई आपने मुझे लकी कहा? तो श्लोक बोलता है, हाँ मेरा लकी, मेरा पागल। उसके बाद शौर्य कहता है, आ जाओ सभी लोग। सब देखते हैं कि प्रफुल्ल, आशुतोष, नव्या, राज, अनामिका, दिया सभी लोग आए हुए थे। सभी आसवी व श्लोक के गले मिले और बधाइयाँ दी। अमन, तुमने शादी कर ली? आसवी ने पूछा। हाँ, और मैं हूँ मिसेस अमन। अनामिका आगे आकर बोली। मैं बहुत खुश हूँ तुम दोनों के लिए, आसवी ने कहा। दिया भी आसवी से मिलकर बहुत खुशी हुई। आसवी दिया से कहती है कि दिया, एक बार तुमने राज व नव्या की शादी में कहा था ना कि कब से सुन रही हूँ कि तुझे कुछ ना कुछ करना है। जब कुछ कर लेना तो बताना। तो मैं बताती हूँ कि मुझे क्या करना था। फिर आसवी दिया और गायत्री व धर्म से मिलवाती है और कहती है कि ये मेरे मम्मी पापा हैं। तो मिस दिया, मुझे यही करना था कि अपने मम्मी पापा को ढूंढना था। दिया भी धर्म व गायत्री से मिलती है। फिर दिया कहती है, मैडम तुझे तो मेरी ये बात याद है, पर ये याद नहीं कि तूने कहा था कि तुम शादी नहीं करोगी। पर मैंने कहा था कि जब दिल को चुराने वाला कोई राजकुमार मिल जाता है तो सब कुछ हो जाता है। अब क्या हुआ मैडम? तो आसवी कहती है कि क्या करूं, पुलिस वाली हूं। अब इस लोक ने मेरा दिल चुराया तो उसे दिल के जेल में डाल दिया। तो सभी हंसने लगते हैं। रात को आसवी रूम में दुल्हन की तरह बैठी हुई थी। इस लोक रूम में जाने लगता है तो युगांत कहता है, इस लोक बेस्ट परफॉर्मेंस देना और छक्के मार कर आना। तो इस लोक कहता है, भाई प्लीज मत चिढ़ाओ। तो युगांत कहता है, जब मेरी शादी थी तो तुम सब ने मेरी क्लास ली थी, अब मजा आया। इस लोग शर्मा कर मुस्कुरा दिया। इस लोग रूम के अंदर आया और आसवी के पास बेड पर बैठ गया। आसवी ने उसे सताते हुए कहा, इस लोग मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं जा रही हूँ सोने। तो इस लोग कहता है कि अभी कहाँ, अभी तो बस आलोक हुआ है, अभी तो आंसू के लिए भी तैयारी करनी है। आसवी मुस्कुरा देती है और इस लोग आसवी को अपनी बाहों में भर लेता है।
तो दोस्तों कहानी यहीं पर समाप्त होती है। दोस्तों आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।